आवाज लाइट गोल हो गया है, क्या करें? ओंकार जी तब तक आप ही ले लीजिए ये तो। आवाज आ रही है ना? तो आज ओंकार जी, अभी हम लोग अस्थि रोग से संबंधित जानकारी और ये के उपचार है ना, और ये 3 पार्ट हो चुके हैं। आज चौथा पार्ट है। और चौथे पार्ट के आवाज आ रहा है ना? सर आवाज कट रही है आपकी। आवाज क्यों करते हैं? आवाज तो कटना नहीं चाहिए। हम्म, क्या किया जाए अभी? आज यहाँ बहुत तेज बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश। तो इसी की वजह से आज 3-4 बार कटौती हो चुका है लाइट का। सर आप बोलते रहिए, थोड़ा टाइम में आवाज क्लियर हो जाएगा, आप बोलते रहिए। चलिए ठीक है। तो पिछले टॉपिक में हमने स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ प्राप्त किए थे। हाँ, आ गया। तो पहले टॉपिक में हमने कौन से टॉपिक के बारे में चर्चा किए थे? 800 इस पर के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। और इसके पहले हमने डिजर्वेशन के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। और आज अगर आप लोग बोलेंगे कुछ टॉपिक है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं अपने अनुसार फिर टॉपिक दूंगा इस टाइम से रिलेटेड। ठीक है, जो स्केलेटल स्केलेटल सिस्टम या सर आवाज बंद होगी। सर म्यूट हो गए। सर हाँ, 2 मिनट रुकिए, अभी रिफ्रेश हो रहा होगा वाईफाई, हो जाएगा। आवाज आ रहा है? सर आ रही है, अभी वाईफाई कनेक्ट हुआ कि नहीं आपका? वाईफाई आवाज आ रहा है अब? हाँ सर, आ रही है, आ रही है। ठीक है। तो आगे बढ़ा है स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड जानकारी, जो स्पाइन से रिलेटेड है। और हम देखेंगे कि आप लोगों ने जब एमआरआई देखते होंगे तो सबसे पहले आप लोगों को ये मालूम होता होगा कि स्पाइन कितने हैं हमारे शरीर में। तो 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, हाँ, और 5 लंबर, 5 सेक्रम, है ना। इनके बाद क्या आता है? सेक्रम के बाद टॉक्सिक्स आता है। इससे देखा जाए तो 31 स्पाइन वर्टिब्राज होते हैं हमारे शरीर में सामान्य रूप से। और आप लोगों को मालूम होगा कि जो सेक्रम जो होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। अगर ये पांचों जो सेक्रम जो वर्टिब्रा है आपस में जुड़ जाते हैं ना, जुड़ा हुआ रहता है। जब ये वर्टिब्रा आपस में जुड़ा हुआ रहता है ना, एक पीस में कन्वर्ट हो जाता है, तब उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, फ्यूजन के नाम से जानते हैं। ये आप लोग समझना। ये एक टॉपिक ये हो गया। दूसरा टॉपिक क्या ले सकते हैं? जो पास पास में, एक ही पास में 3 मेडिकल टर्म है। एक होता है फ्यूजन, दूसरा होता है सेक्रेलाइजेशन। देखे होंगे एमआरआई रिपोर्ट में, एक्सरे में लिखा रहता है सेक्रेलाइजेशन। और तीसरा होता है लंबराइजेशन। ये 3 शब्द है जो स्पाइन से रिलेटेड एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, उसी के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो फ्यूजन और सेक्रेलाइजेशन या लंबराइजेशन ये क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। फिर इन ये जो प्रॉब्लम होता है तो उनके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, या उनके होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, या ये जब होते हैं तो उनके क्या क्या कठिनाइयां हमारे शरीर में दिखाई देते हैं, क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स दिखाई देते हैं। और अगर ये प्रॉब्लम आ गया है तो वो कैसे पहचानेंगे, कौन कौन से मेडिकल रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगा, और साथ में उनको ठीक करने के लिए क्या क्या न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट देना है। ये सामान्य बातें आज के टॉपिक में रख सकते हैं। और इनके अलावा आप लोग का जो सवाल रहेगा उनका जवाब हम लोग देने का प्रयास करेंगे इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो आप सबको सबसे पहली बात, ये 3 टॉपिक मैंने बता दिया। फ्यूजन, फ्यूजन, लंबराइजेशन और सेक्रेलाइजेशन, ये 3 टॉपिक के बारे में आज मेडिकल टर्म में है। और आपको मालूम होगा कि हमारे आदरणीय डॉक्टर सुधा बिंदु जी ने काफी अच्छे विस्तार से स्पाइन और स्केलेटल से रिलेटेड जानकारी प्राप्त किए हैं, एमआरआई से रिलेटेड मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में अच्छे से जानकारी दिए हैं। फिर मैं ये टॉपिक मैं इसलिए लाया हूँ ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए, और हम लोग का रिवीजन होगा तो ये हमारे माइंड में परमानेंट सेट हो जाए कि वास्तव में फ्यूजन, सेक्रेलाइजेशन और लंबराइजेशन क्या होता है। और मैंने भी पहले भी बोला हुआ था, अगर
डॉक्टर सुधा बिंदु जी जो क्लास ले रहे हैं वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छे सटीक रूप से, बहुत ही सरलता से आप लोगों के लिए क्लास लेने के लिए आ रहे हैं और सरलता से आप लोगों को समझाते हैं। ठीक है, तो उसी बात को मैंने आपसे कहा था कि उसको जरूरत पड़ेगा तो मैं बीच में उसी टॉपिक को मैं दोबारा रिवीजन करने के लिए आ जाऊंगा। तो आज के टॉपिक में है फ्यूजन। तो आइए समझते हैं फ्यूजन क्या है। तो ये जो फ्यूजन जो होता है क्या होता है, जब हमारे शरीर के किसी भी भाग, हमारे शरीर में, ठीक है, कोई भी भाग या कोई भी हिस्सों में जो हड्डियां होते हैं या हड्डियों के जोड़ होते हैं, तो जोड़ों के बीच में जो कैल्शियम के जमावट हो जाते हैं, ठीक है, हमारे शरीर के कोई भी भाग में जब दो हड्डियां होते हैं तो दो हड्डियों के जो जोड़ होते हैं ना, उन जोड़ों के बीच में कैल्शियम का जमावट होने से या हड्डियों के ज्यादा बढ़ जाने के कारण हड्डियों के जोड़ आपस के पूरी तरह से या परमानेंट जुड़ जाते हैं। हड्डियां का जोड़, चाहे वर्टिब्रा हो, दो वर्टिब्रा के बीच हो, चाहे जो हड्डियों के बीच हो, चाहे घुटने की हड्डियों के बीच हो, चाहे शरीर के कोई भी दो हड्डियों के जोड़ में कैल्शियम पूरी तरह से परमानेंट जुड़ जाते हैं या दोनों जोड़ आपस में परमानेंट जुड़ जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, पूरी तरह से स्थायी रूप से जुड़ जाते हैं। ठीक है, जिससे हड्डियां का जो वास्तविक जो आकार है या शेप है वो समझ नहीं आता कि वो जॉइंट कहाँ पर है। कुछ ऐसा स्थिति हमारे जॉइंट में या हड्डियों में दिखाई देते हैं। तो दो जोड़ों के बीच में जब कैल्शियम जमा हो जाते हैं तो वो हड्डियां दो पीस ना होकर के पूरा एक पीस में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस हड्डियों के जोड़ का वास्तविक आकार समझ में नहीं आ पाता या वास्तविक शेप समझ नहीं आता। तो इस तरह के हड्डियों के जोड़ जुड़ करके आपस में एक हो जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन। समझ आ गया? जब दो हड्डियों का जोड़ आपस में जुड़ करके, और किसके माध्यम से जुड़ गया, कैल्शियम के जमा होने के कारण आपस में जुड़ गया और जुड़ करके एक पीस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे जोड़ों के जुड़ने से होने वाले समस्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन के नाम से जानते हैं। फ्यूजन की स्पेलिंग FUSION, फ्यूजन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और ये फ्यूजन कहीं पर भी हो सकते हैं। जैसे कई लोग को कोहनी में भी फ्यूजन हो जाता है ना, तो कोहनिया सीधा नहीं होता, कोहनी ऐसे बेंड हो जाते हैं। और ऐसा बेंड कौन से कंडीशन में हो जाते हैं, आर्थराइटिस के कंडीशन में। जब किसी भी रोगी को बहुत दिनों तक आर्थराइटिस का कंडीशन होता है ना, तो जोड़ों का मूवमेंट नहीं हो पाता, और जोड़ों का मूवमेंट ज्यादा दिनों तक नहीं होता है ना, तो ये जोड़ों के बीच में कैल्शियम जमा होकर के ये परमानेंट फिक्स हो जाते हैं। और फिर हड्डियों को हम कितना भी मूवमेंट करने का, जोड़ों को कितने भी मूवमेंट करने का प्रयास करेंगे, ये मूवमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में पूरा कैल्शियम का प्लाग जमा हो गया है। कैल्शियम इतना ज्यादा गहरा घना जमा हो गया है कि दो जोड़ों को आपस में फिक्स करके रखा है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग फ्यूजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो हमारे शरीर में हड्डियों के फ्यूजन की वजह से कुछ बीमारियां या लक्षण भी आ जाते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, जब जोड़ आपस में जुड़ जाते हैं, दो जोड़ों के बीच में कैल्शियम जमा हो जाते हैं, तो उनकी वजह से क्या क्या बीमारी हो सकते हैं। सबसे पहली बात, आर्थराइटिस। क्या होते हैं, आर्थराइटिस का कंडीशन। ठीक है, और यदि जोड़ों कई दिनों या कई वर्षों तक जोड़ों में सूजन रहता है, जब जोड़ों में सूजन, चाहे उंगलियां हो, चाहे कोहनी हो, चाहे कलाई हो, चाहे सर्वाइकल हो, चाहे लंबर हो, चाहे घुटना हो, चाहे टखना हो, कहीं पर भी हड्डियों के जोड़ों में जब सूजन कई दिनों तक या कई सालों तक अगर रहता है, तो उन सूजन के वजह से ये जोड़ कई दिनों तक मूवमेंट कर नहीं पाता। क्या हो जाता है, सूजन की वजह से जोड़ कई दिनों तक मूवमेंट नहीं कर पाता, और ज्यादा दिनों तक, ज्यादा वर्षों तक अगर जोड़ों में मूवमेंट नहीं होगा, तो उन जोड़ों के बीच में क्या हो जाता है, कैल्शियम जमा हो जाता है। हड्डियों का सूजन तो है ही, साथ में वहां पर कैल्शियम जमा हो जाता है, और जमा होकर के ये जोड़ों के बीच में जमा होकर के जोड़ों का मूवमेंट लगभग खत्म कर देता है, जिसके वजह से जो जिस स्थिति में जोड़ हो जाता है वो उसी स्थिति में रहता है, जोड़ों में मूवमेंट नहीं हो पाता। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन के नाम से जानते हैं, जिनमें से एक बीमारी है आर्थराइटिस। क्या, आर्थराइटिस। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है सेक्रलाइजेशन। सेक्रलाइजेशन का मतलब समझ गए? सेक्रलाइजेशन मतलब ये सेक्रल, आपने सेक्रल वर्टिब्रा का नाम सुने हैं, लंबर के बाद आता है सेक्रल, याद रखना, सेक्रल।
तो हमारे लंबर में L1, L2, L3, L4, L5 ये 5 वर्टिब्रा होते हैं। तो उनमें से L5 जो वर्टिब्रा है ना, L5 आखिरी नंबर का जो वर्टिब्रा, लंबर का आखिरी नंबर का L5 वर्टिब्रा जो है ना, वो सेक्रम के पहले नंबर का वर्टिब्रा, जिसे हम लोग बोलते हैं S1। ठीक है, हम लोग इनको कैसे लिखते हैं? L5S1 लिखते हैं ना, MRI में, एक्सरे में आप देखे होंगे लिखा रहता है L5S1। तो ये L5 वर्टिब्रा जो है वो S1 के साथ जुड़ जाता है, पूरी तरह से जुड़ जाता है कैल्शियम के वहां पर जमावट होने के कारण। तो उस स्थिति को जब L5S1 वर्टिब्रा के साथ पूरी तरह से कैल्शियम जमा होने के कारण जुड़ जाता है और जुड़ कर करके वो एक पीस में कन्वर्ट हो जाता है, तब ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्रेलाइजेशन के नाम से जानते हैं। उनकी L5 सेक्रम के साथ जुड़ गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? सेक्रेलाइजेशन के नाम से जानते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं, जब लंबर वर्टिब्रा के 5वें नंबर का वर्टिब्रा, लंबर का है ना 5वें नंबर का वर्टिब्रा यानी L5 वर्टिब्रा सेक्रम के पहले वर्टिब्रा यानी S1 वर्टिब्रा से पूरी तरह से जुड़ जाता है, तब उस स्थिति को क्या बोलते हैं? सेक्रेलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रॉब्लम क्या हो गया? फ्यूजन। ये मैं अभी फ्यूजन कौन कौन सी बीमारी में हो रहा है वो बता रहा हूँ। पहले आर्थराइटिस के वजह से हो सकते हैं, दूसरा सेक्रेलाइजेशन। ठीक है, तीसरा है एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का नाम आप सभी ने सुने होंगे, नहीं सुने हैं? जिसे हम लोग सरल भाषा में बाम्बू स्पाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाम्बू स्पाइन। और बाम्बू क्या होता है? बाम्बू यानी बांस। ठीक है, बांस जब झुकता है तो पूरे बांस एक साथ झुक जाता है। ठीक है, एक साथ झुक जाता है, इनमें अलग अलग खंड अलग अलग मूवमेंट नहीं करता, पूरे बांस एक साथ झुक जाता है। उसी प्रकार हमारे जो रीढ़ की हड्डी है ना, जिसे हम लोग स्पाइन बोलते हैं, वो स्पाइन का जितना भी वर्टिब्रा है आपस में कैल्शियम जमा होने की वजह से जुड़ जाते हैं। और जब व्यक्ति को कहीं पर आगे पीछे बाएं दाएं देखना होता है ना, तो पूरे शरीर को एक साथ घुमाना पड़ता है। बगल में राइट हैंड देखना है तो पूरे शरीर को घुमाना पड़ता है, गर्दन नहीं घूमता, गर्दन को भी और पूरे शरीर को घुमाना पड़ता है। तो इस प्रकार वर्टिब्रा के आपस में जुड़ने से जो प्रॉब्लम आ जाता है, इनको बोलते हैं एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो स्पाइन में कैल्शियम जमा होने की वजह से, स्पाइन के सूजन की वजह से ये प्रॉब्लम आते हैं। और जब स्पाइन यानी कि सर्वाइकल हो, चाहे थोरेसिक हो, चाहे लंबर हो, चाहे सेक्रम हो, सेक्रम तो ऑलरेडी जुड़ा रहता है। सेक्रम कितना होता है? 5। कितना होता है? 5 सेक्रम होते हैं ना। मगर पांचों सेक्रम जैसे जैसे व्यक्ति को उम्र बढ़ते हैं, बच्चे लोग जब जन्म लेते हैं ना, तो उस टाइम में ये सब सेक्रल अलग अलग होते हैं, 5 सेक्रल अलग अलग होते हैं। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ता जाता है ना, ये पांचों सेक्रल वर्टिब्रा आपस में जुड़ जाता है और जुड़ करके फ्यूज हो जाता है, जिसे सेक्रल फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्रल फ्यूजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जैसे बड़े बड़े होते हैं तो ये जो सेक्रम वर्टिब्रा है वो पूरी तरह से जुड़ करके फ्यूजन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बाकी जो वर्टिब्रा सर्वाइकल का हो, चाहे थोरेसिक हो, चाहे लंबर हो, इनमें से कोई भी वर्टिब्रा का जोड़ आपस में जुड़ जाता है। या हो सकता है कि पूरे सर्वाइकल का वर्टिब्रा आपस में कैल्शियम जमा होने की वजह से या सूजन की वजह से जुड़ गया हो, या थोरेसिक यानी कि पीठ का जो स्पाइन है उनके जोड़ों में कैल्शियम जमा होने की वजह से या सूजन की वजह से वो आपस में एक पीस में कन्वर्ट हो गया हो, या लंबर के L1 से लेकर L5 का जो वर्टिब्रा के बीच का जो जोड़ है उनमें कैल्शियम जमा होने की वजह से आपस में जुड़ जाए, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूजन तो बोलते ही है, मगर उस बीमारी का क्या नाम है? एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, तो एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को हम सामान्य भाषा में बाम्बू स्पाइन बोलते हैं। और बाम्बू स्पाइन भी कौन से प्रकार की बीमारी है? फ्यूजन की बीमारी है। इसमें सभी हड्डी आपस में जुड़ जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति का पूरे शरीर जकड़ जाता है और उनको बाएं दाएं पीछे देखने के लिए पूरे शरीर का मूवमेंट करना पड़ता है। जैसे अभी हमको देखना होता है, पीछे देखना होता है तो गर्दन घुमा लेते हैं, बाएं देखना है तो गर्दन घुमा लेंगे, दाएं देखना है तो गर्दन घुमा लेंगे। मगर जब आपस में वर्टिब्रा जुड़ जाएगा ना, तो आपको बाएं गर्दन नहीं घूमेगा, पूरे शरीर को घुमाना पड़ेगा, पूरे शरीर को दाएं या बाएं घुमा करके ही देखना पड़ेगा। तो वर्टिब्रा आपस में पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, जो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं?
फ्यूजन के नाम से जानते हैं, और स्पाइन के पूरी तरह से जोड़ जाने की स्थिति को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के नाम से जानते हैं, जो इन्फ्लेमेशन की बीमारी है। ठीक है, तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? फ्यूजन की बीमारी है, जिसे हम लोग इन्फ्लेमेटरी डिजीज के नाम से जानते हैं, जो स्पाइन यानी रीढ़ की कुछ हड्डियों के आपस में जुड़ जाने की वजह से या फ्यूज हो जाने की वजह से होता है। ठीक है, तो किसी भी हड्डी के जोड़ों का आपस में फ्यूज हो जाना, आपस में जुड़ जाने की स्थिति को हम लोग फ्यूजन के नाम से जानते हैं। ये सामान्य भाषा है। इनके अलावा ये जो फ्यूजन जो होता है ज्यादातर कहाँ कहाँ होता है? रीढ़ की हड्डियों में, रीढ़ की हड्डियों के जोड़ों में, चाहे सर्वाइकल हो, चाहे थोरेसिक हो, चाहे लंबर हो, कोई भी वर्टिब्रा में हो सकता है। तीनों में, सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर, इन तीनों में हो सकता है। इनके अलावा घुटने में, घुटने के जोड़ों में हो सकता है, कोहनी के जोड़ों में हो सकता है, उंगलियों के जोड़ों में ज्यादातर ये फ्यूजन होते हैं, जिसमें हड्डियों के जोड़ आपस में जुड़ जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी कंधे या शरीर के अन्य जोड़ में फ्रैक्चर हो जाने से, जोड़ों का ज्यादा दिन तक मूवमेंट नहीं करने की वजह से भी ये दोनों हड्डी फ्यूज हो जाते हैं। कई बार आपने देखे हैं कंधे में अगर फ्रैक्चर हुआ और उनको हम लोग सपोर्ट देकर के बांध के रखते हैं, सपोर्ट लेकर के रखते हैं, और ये शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट ज्यादा दिन तक नहीं करेंगे, लगभग 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक अगर इसी पोजीशन में रखे रहेंगे ना, तो ये जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है बोन, तो वहां पर कैल्शियम जमा हो जाते हैं। कैल्शियम जमा होकर के ये जोड़ों को पूरी तरह से पैक कर देते हैं, फ्यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो स्थिति में कंधा है, जॉइंट है, वो उसी स्थिति में फिक्स हो जाते हैं। तो ये फ्रैक्चर की वजह से भी फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, और इनके अलावा ये जोड़ों का जो फ्यूजन, या तो जोड़ों के कुछ ही भाग हाँ, आ रहे हैं आवाज? ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, ये जो फ्यूजन होता है ना, हमारे शरीर के किसी भी जोड़ में हो सकता है, और ये फ्रैक्चर के कारण भी हो सकता है, फ्रैक्चर के कारण भी हो सकता है। और फ्रैक्चर के कारण अगर होता है, और अगर जोड़ों का मूवमेंट हम ज्यादा दिन तक नहीं करेंगे, तो वहां पर कैल्शियम का जमावट होने की वजह से ये ज्वाइंट जिस स्थिति में है उसी स्थिति में हो जाता है, और जोड़ों के बीच में कैल्शियम जमा होने की वजह से वहां का जो ज्वाइंट है वो फ्यूज हो जाता है। ठीक है, और ये जो फ्यूजन है वो कुछ हद तक क्या हो सकता है, आंशिक रूप से थोड़ी मात्रा में ज्वाइंट जुड़ेगा, या पूरे ज्वाइंट में कैल्शियम जमा हो जाने के कारण ये पूरी तरह से जुड़ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि ये फ्यूजन पूरी पैक हो, कुछ जगह में 25% फ्यूजन होगा, कुछ स्थिति में 50% फ्यूजन हो सकता है, और कुछ स्थिति ऐसा होता है जिसमें जोड़ों के बीच में 100% कैल्शियम चारों तरफ से फ्यूज कर देता है जोड़ों को। ठीक है, इस प्रकार से हमारे जोड़ों में कहीं पर भी कैल्शियम की जमावट की वजह से, सूजन की वजह से, हड्डियों में सूजन की वजह से, फ्रैक्चर की वजह से फ्यूजन हो सकता है। इनके अलावा अगर किसी भी व्यक्ति को जब जोड़ों में कैल्शियम जमा होने की वजह से वो फिक्स हो जाता है, परमानेंट हड्डियां के जोड़ जुड़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति को तो हम फ्यूजन बोलते हैं। मगर जब किसी के जोड़ों में फ्यूजन हो जाता है, जब जोड़ आपस में जुड़ जाते हैं, चाहे कहीं पर भी अगर कोई भी जोड़ जुड़ जाता है, तो इनके कुछ खास लक्षण भी दिखाई देते हैं। और ये लक्षण कौन कौन से हो सकता है? सबसे पहली बात, फ्यूजन के कारण कई अलग अलग लक्षण अलग अलग कंडीशन में दिखाई दे सकते हैं। अगर कोहनी के जोड़ों में अगर फ्यूजन हो गया हो तो उनका लक्षण अलग होगा। स्पाइन में अगर वर्टिब्रा आपस में जुड़ गया हो तो वो उनका लक्षण अलग हो सकता है। तो फिर भी अगर कोई भी जोड़ों में अगर फ्यूजन आ गया हो, आपस में हड्डियां जुड़ गया हो, अगर कोई भी जोड़ों में कैल्शियम डिपॉजिट होकर के पूरे जोड़ों को स्थिर कर दिया हो, तो उस स्थिति में जहां पर फ्यूजन हुआ है वहां के एरिया में या प्रभावित जो भाग होता है वहां पर सबसे पहले जकड़न होगा। क्या होगा? जकड़न होगा, स्टिफनेस आएगा, स्टिफनेस आएगा, और साथ में वहां पर दर्द आएगा। अगर आप उनको मूवमेंट करेंगे तो वहां पर बहुत दर्द हो सकता है। तो ये दो सिम्टम जो होता है सामान्य रूप से फ्यूजन की स्थिति में किसी भी जोड़ों में हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा
जहां पर फ्यूजन हुआ है, जिस जोड़ पे फ्यूजन हुआ है, जो जोड़ आपस में जुड़ गया है, तो उस भाग को मूवमेंट करने में या उनको गति प्रदान करने में कठिनाई होगी। ठीक है, क्या होगा? उस जोड़ों को मूवमेंट करने में कठिनाई होगी, तकलीफ होगी, उनको मूवमेंट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और कई बार आप जबरदस्ती मूवमेंट करेंगे तो मसल्स में ज्यादा तनाव होने की वजह से वहां पर सूजन भी आ सकता है, और वो दर्द 24 घंटे भी हो सकता है, और सूजन भी बढ़ सकता है, इतना कंडीशन हो जाता है। ठीक है, या उस जोड़ों का मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता, फ्यूजन की स्थिति में मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि उस जोड़ों का जो मूवमेंट नहीं होने के कारण लचीलापन बिल्कुल खत्म हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाता है, वहां के मसल्स का फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाता है। और फ्लेक्सिबिलिटी की कमी से व्यक्ति हो या कोई भी रोगी हो, सामने झुककर या अकड़कर चलने लगते हैं। यानी कि जैसे कि स्पाइन की जितना भी वर्टिब्रा अगर आपस में जुड़ने लग जाता है, सर्वाइकल पूरा जुड़ गया, थोरेसिक और लंबर वर्टिब्रा अगर आपस में जुड़ गया, तो व्यक्ति एकदम सामने झुकने लग जाते हैं। ठीक है, और सामने झुक करके पीठ में कुबड़पन आ जाता है। क्या आ जाता है? पीठ में एक उभार आता है। और जब पीठ में जब उभार आ जाता है, कुबड़ जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कुबड़ता बोलते हैं। कुबड़ता जिसे मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? टाइफोसिस। क्या बोलते हैं? टाइफोसिस के रूप में जानते हैं। तो उनके होने का एक कारण है फ्यूजन, हड्डियों का, स्पाइन का आपस में जुड़ना। यह सामान्य कारण हो सकता है किसी भी व्यक्ति में उबड़ता होने का। ठीक है, तो अगर किसी को अगर जोड़ों में अगर कैल्शियम जमा हो गया तो मूवमेंट खत्म हो जाएगा, वहां पर जकड़न होगा, वहां का फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगा, और स्पाइन में अगर आपस में जुड़ना हो गया तो व्यक्ति सामने की तरफ झुक करके चलता है। और आप लोगों ने देखा है कई व्यक्ति का हाइट ज्यादा रहता है, 6 फीट 6.5 फीट रहता है ना, तो व्यक्ति सामान्य उम्र के बाद वो अपने आप सामने झुकना चालू हो जाता है। देखे होंगे सामान्यतः उनको लाठी पकड़ करके चलना पड़ता है, लाठी टेक करके चलना पड़ता है, जिनका एक कारण है फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रा जॉइंट, है ना। ये आप लोग समझना। और इनके साथ जब व्यक्ति को जब फ्यूजन होता है किसी भी जॉइंट में या स्पाइन में या कुल्हे के जॉइंट में भी हो सकता है, याद रखना, हिप जॉइंट है, इनमें भी ये फ्यूजन हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति को उठने बैठने में भी तकलीफ होता है। वर्टिब्रा आपस में जुड़ा हुआ है, L5S1 आपस में जुड़ा हुआ है, साथ में हिप जॉइंट या घुटना आपस में जुड़ गया है, तो वो व्यक्ति ना ठीक से उठ पाएगा, और वो व्यक्ति ना ही ठीक से खड़ा हो पाएगा, उठने बैठने में तकलीफ होगा, चलने में तकलीफ होगा। ठीक है, और जहां पर भी फ्यूजन होगा तो वास्तव में वहां के मसल्स में भी फ्यूजन आ जाता है। जहां पर हड्डी के जोड़ों में कैल्शियम जमा होकर के फ्यूज हो जाता है, तो वहां के मसल्स में सूजन होना स्वाभाविक है। ठीक है, अब यदि किसी को फ्यूजन हो गया है तो ऐसे कंडीशन में वो जो फ्यूजन होने के क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण तो आपको स्पष्ट हो गया है कि कैल्शियम का जमावट होना जोड़ों में, ये तो हो गया है। मगर ये कैल्शियम का जमावट किन किन कारणों से हुआ है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या कैल्शियम तो जमा नहीं हो पाएगा, कैल्शियम बोलेगा भैया मैं जोड़ में जाकर के जमा हो रहा हूँ, आपको तो बता कर जाएगा ही नहीं। तो वो जो कैल्शियम क्यों जोड़ों में जाकर के जमा हो रहा है, वो वास्तविक कारण क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, स्पाइन या कोई भी जोड़ों में मार या चोट लगने से या एक्सीडेंट होने के कारण जब फ्रैक्चर हो जाता है, या फ्रैक्चर भी नहीं होगा तो वो भी वहां पर जो जोड़ों में कैल्शियम जमा हो रहा है, तो उनका सबसे बड़ा कारण क्या है, चोट या मार लगना या इंजरी होना। और फ्रैक्चर हो गया तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कैल्शियम का जमावट ज्यादा होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पहला कारण क्या है, एक्सीडेंट, इंजरी, ट्रॉमा, या जोड़ों में मार लगना, या अपघात होना, या फ्रैक्चर होना, ये संभावित कारण हो सकते हैं फ्यूजन होने का। दूसरा कारण क्या हो सकता है, जो भी जोड़ है या जो भी स्पाइन है जहां पर कैल्शियम जमा हुआ है, या जो भी जोड़ आपस में जुड़ गया हो, जिनमें फ्यूजन हो गया हो कैल्शियम के जमा होने की वजह से, तो वहां पर क्या हो सकता है, ब्लड सप्लाई की कमी। क्या हो सकता है, ब्लड सप्लाई की कमी के कारण। ठीक है, या उस एरिया में ब्लड में एसिड ज्यादा बढ़ने की वजह से, ब्लड सप्लाई की कमी
और ब्लड एसिडोसिस के कारण हड्डियों में डिजनरेशन होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? हड्डियों में डिजनरेशन होने लगते हैं। और जब डिजनरेशन होगा तो एक जगह का कैल्शियम निकल करके दूसरे जगह के जोड़ों में जाकर के फंस जाते हैं, वहां पर जमा हो जाते हैं, जिससे दूसरे जगह के जोड़ों में कैल्शियम जमा होने के कारण वो जगह फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे पिछले टॉपिक में मैंने बता दिया था डिजनरेशन क्या है। ठीक है, ऑस्टियोफाइट्स क्या है, ठीक है, पिछले बार बताया था। स्पर क्या है? तो ये जो ऑस्टियोफाइट्स भी एक वजह है फ्यूज होने का। कहीं से निकला हुआ कैल्शियम दूसरी जगह पर जाकर के कब्जा कर लिया, ज्यादा समय तक वहां पर कैल्शियम जमा हो गया, जिसकी वजह से जोड़ों में वो जोड़ों को उन्होंने पैक कर दिया, बांध दिया, और वो जोड़ों को मूवमेंट करने लायक भी नहीं छोड़ा। तो ऐसे कंडीशन में जोड़ आपस में एक पीस में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे ये प्रॉब्लम आता है। तो पहला कारण क्या बताया? एक्सीडेंट या मार या चोट लगने की वजह से, फ्रैक्चर होने की वजह से। दूसरा, ब्लड सप्लाई की कमी या ब्लड में एसिड बढ़ने की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा कोई भी जोड़ों में, जब भी हड्डियों के जोड़ों में कोई इंफेक्शन आ जाता है या कोई ट्यूमर हो गया, ठीक है, या बोन टीबी हो गया, बोन टीबी भी हो सकता है, बोन टीबी भी इंफेक्शन के कारण आता है, बोन टीबी इंफेक्शन के कारण आता है, तो जोड़ों को वो कमजोर कर देता है। क्या करता है? इन्फेक्शन क्या करता है, या कोई भी ट्यूमर क्या करेगा, स्पाइन या जोड़ों को क्या करता है? कमजोर कर देता है या अनस्टेबल कर देता है। और उस अनस्टेबल होने के कारण वहां पर कैल्शियम डिपॉजिट होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा कारण है। इनके अलावा स्पाइन, जो रीढ़ की हड्डी के जो एबनॉर्मल रूप से कर्वेचर हो जाने से, स्पाइन के जो प्रॉपर शेप होता है ना, वो शेप में क्या हो जाता है? एबनॉर्मल रूप से चेंजेस आ जाते हैं। अब ये चेंजेस कौन से रूप में हो सकता है? कमर में लॉर्डेसिस हो सकता है, कमर के स्पाइन अंदर की तरफ धंस गया, पीठ का स्पाइन ऊपर की तरफ उठ गया, तो पीठ की स्पाइन ऊपर की तरफ उठेगा तो काइफोसिस बोलेंगे। कमर का स्पाइन अंदर की तरफ एकदम ज्यादा दब गया तो लॉर्डोसिस बोलेंगे। अलग अलग मेडिकल टर्म, कर्वेचर चेंज हो जाता है स्पाइन का। ठीक है, तो पीठ का हड्डी ऊपर उठ गया, कुबड़ता आ गया, पीठ का हड्डी और ऊपर की तरफ ऊपर आ गया, उभार आ गया, तो उनको काइफोसिस। और कमर का जो स्पाइन अंदर की तरफ पेट की तरफ धंस गया तो उनको बोलते हैं लॉर्डोसिस। ठीक है, और हो सकता है रीढ़ की हड्डी एस के आकार का बन जाता है, एस के आकार का, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइन का टेढ़ा होना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्कोलियोसिस। जब रीढ़ की हड्डी टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा एस के जैसे दिखाई देता है, तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं? स्कोलियोसिस के नाम से जानते हैं। तो फ्यूजन होने के एक कारण क्या हो गया? रीढ़ की हड्डी का एबनॉर्मल रूप से चेंजेस हो जाना, चाहे काइफोसिस के कारण हो, चाहे स्कोलियोसिस के कारण हो, चाहे लॉर्डोसिस के कारण हो। इन कारणों से भी हड्डियों में फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाता है और उनमें कैल्शियम का डिपोजिशन होना चालू हो जाता है, जो फ्यूजन का कारण बनता है। स्टिफनेस आ जाता है वहां के मसल्स में, बोन्स में। इनके अलावा जब कोई वर्टिब्रा, ठीक है, में फ्रैक्चर हो जाता है, और फ्रैक्चर हो करके या टूट करके वो स्पाइन आगे पीछे क्या हो जाता है? आगे पीछे सरक जाता है, स्पाइन अपने जगह से आगे पीछे सरक जाता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? स्पॉन्डिलिस्थेसिस। क्या बोलते हैं इनको? स्पॉन्डिलिस्थेसिस। ठीक है, अब मान लीजिए रीढ़ की हड्डी है, अब मान लीजिए L1, L2, L3, L4, L5 है, इनमें से कोई भी वर्टिब्रा में जर्क लगा, ठोकर लगा, या आपकी गलत एक्टिविटी की वजह से वो टूट गया, स्पाइन का जो आपस में पकड़ रहता है वो टूट गया, और टूट करके वो आगे पीछे सरक गया, या सामने की तरफ, सामने के पार्ट को एंटीरियर और पीछे के भाग को पोस्टीरियर, यही बोलते हैं ना स्पाइन में। या तो वो एंटीरियर के साइड सरक गया या पोस्टीरियर के साइड सरक गया। ठीक है, तो ऊपर का भाग जिधर सरकेगा उसे हम लोग उसी भाषा के नाम से जानते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? स्पाइन का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, और स्पाइन का मूवमेंट नहीं आएगा तो क्या होगा? वहां पर कैल्शियम ज्यादा डिपोजिशन होगा, जिसकी वजह से वो वर्टिब्रा फिर परमानेंट फ्यूज हो जाता है। तो ये एक कारण है। और इनके अलावा
जब किसी भी रोगी को हड्डियों में फ्यूजन होते हैं, तब हमने उनको ट्रीटमेंट देने के प्रयास करते हैं, टिश्यू को सेट करने का प्रयास करते हैं, मगर बाहर से तो आरी नहीं बाहर से आरी नहीं चला सकते, क्योंकि उनको तोड़ना है, वहां के कैल्शियम को निकालना है। तो ये एक गंभीर समस्या है, एक प्रकार से क्या है, अपने आप में गंभीर समस्या है। पूरे स्पाइन जुड़ गया है, कहीं कभी हड्डी में जोड़ो हो गया है, वहां के कैल्शियम को निकालना है। तो एक क्या बोलते हैं ना, बहुत मेहनत वाला काम है। अगर इनको ठीक करना है तो बहुत समय अगर पेशेंट, तो हम उनको बोल सकते हैं कि हम प्रयास कर सकते हैं, मगर पूरी तरह से गारंटी देने वाले यहाँ पर कोई बात नहीं है। ठीक है, आप जब ट्रीटमेंट दोगे तो एक जगह का ज्वाइंट का कैल्शियम निकलते निकलते दूसरे जगह का कैल्शियम भी कम हो सकता है, यानी कि कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकता है, ये आप समझ लेना। और कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने का मतलब, आप जहां चाहते हो वहां पर कैल्शियम पहुंचे, ये जरूरी नहीं है। अनवांटेड जगह का फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस प्रकार हम लोग ये बोल सकते हैं कि हड्डियों में फ्यूजन होते हैं, तब इसे सर्जरी के द्वारा कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है, कि उनके पास सिस्टम रहता है। अगर हमारे पास थेरेपी से कितना दिन लगेगा ये कह पाना मुश्किल है, फिर भी हम अपने तरफ से प्रयास करते हैं कि वहां पर किसी भी प्रकार से ब्लड का सप्लाई पहुंचे, एंटी कैल्शियम ट्रीटमेंट देने का प्रयास करें, जहां पर ज्यादा कैल्शियम जमा हो वहां तो कुछ हद तक कैल्शियम कम हो, तो वहां का स्टिफनेस कम हो और दर्द कम हो। और अगर यही प्रक्रिया अगर हम लोग निरंतर करते जाए, तो हो सकता है कि कुछ महीने में, कुछ सालों में वहां का प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाए। ठीक है, और जब फ्यूजन होता है तो वो ये 2 दिन 4 दिन 1 महीना का खेल नहीं है। फ्यूजन होने के लिए कई महीने इंतजार करना पड़ता है हमारे उस प्रभावित भागों को। हो सकता है किसी को 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल भर लगे, किसी को 2 साल लगे। यकायक वो प्रॉब्लम नहीं है। पहले जब किसी भी व्यक्ति को जब सामान्य प्रॉब्लम होता है ना, तो उस सामान्य प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं, चलो ये तो छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं तो काम कर पा रहा हूँ। मगर उनके स्टार्टिंग आपको समझ आता है ऑस्टियोफाइट के साथ, है ना, जकड़न के साथ, ये सब स्टार्टिंग होता है। हल्का सा दर्द या जकड़न जब चालू होता है ना, और जब वो व्यक्ति अपना सही समय पर इलाज नहीं कराता है, तो वही स्टिफनेस, वही जकड़न, वही दर्द फिर बाद में धीरे धीरे फिर फ्यूजन के रूप में बढ़ते जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि पूरे स्पाइन या पूरे जॉइंट आपस में जुड़ना चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्यूजन हो तो, अगर किसी भी वर्टिब्रा में अगर फ्यूजन हो रहा है, किसी भी वर्टिब्रा में अगर फ्यूजन हो रहा है, तो इन वर्टिब्रा को सर्जरी के द्वारा अलग अलग करके वर्टिब्रा के बीच में क्या करते हैं वो लोग, आर्टिफिशियल डिस्क लगाते हैं। आप लोगों ने देखा है, आर्टिफिशियल गद्दी लगा देते हैं। पहले उनको अलग से करेंगे, कुतरेंगे, काटेंगे, उनके पास कटर होता है, उससे पहले जोड़ों को अलग करेंगे, उनके बीच में जो गद्दी रहेगा, उस गद्दी तो पूरा क्या हो जाता है, पूरा डैमेज हो जाया रहता है, उनमें एक भी पानी नहीं रहता है, एक भी लिक्विड नहीं रहता, पूरा जो लिक्विड है या न्यूक्लियस परपोसस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाया रहता है। तो ऐसे कंडीशन में वो खराब जो डिस्क है उनको निकाल करके आर्टिफिशियल डिस्क लगाया जाता है वर्टिब्रा के बीच में। और ये एक वर्टिब्रा की बात हो तब अलग बात है, मगर कई अलग अलग वर्टिब्रा में ये प्रॉब्लम आया है। ये एक प्रकार से कठिन बहुत काम है, सर्जरी में भी बहुत कठिन प्रक्रियाएं होते हैं। उन्होंने तो सिम्टम को ठीक करने का प्रयास किया, मगर उस रोगी का अगर मेन कारण अगर शरीर में जस का तस है, तो जो आर्टिफिशियल कंडीशन में सर्जरी करके आर्टिफिशियल डिस्क लगाया है, जोड़ों को कुतर करके बाहर अलग से सेट किया है, तो वो दोबारा होने की संभावना बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्यूजन का एक निश्चित कारण होता है, जब तक कारण को ठीक नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम बार बार आएगा, चाहे आप कितना भी सर्जरी करा लीजिए। ठीक है, ये एक सामान्य किसी भी रोगी में हो सकता है, किसी भी व्यक्ति में हो सकता है। इनके अलावा जो फ्यूजन है उसी के अंतर्गत एक है लंबराइजेशन। फ्यूजन आपको समझ में आ गया होगा, इसके बाद समझेंगे लंबराइजेशन। कितने लोगों को फ्यूजन समझ में आया? फ्यूजन समझ में आ गया ना, किसी भी जोड़ों में कैल्शियम का जमा होने के कारण वो जोड़ आपस में जुड़ जाते हैं, जिसे ही हम लोग फ्यूजन बोलते हैं सरल भाषा में। अब लंबराइजेशन क्या है? लंबराइजेशन के पहले सेक्रेलाइजेशन आपको बताया था, फिर भी मैं दोबारा रिवीजन कर दूंगा। लंबराइजेशन
आप लोगों ने इस पूरे स्पाइन का काउंटिंग मालूम है? सर्वाइकल में कितने स्पाइन हो, कितने वर्टिब्रा होते हैं? स्पाइन में कितने वर्टिब्रा होते हैं? कितने होते हैं? जनरल नॉलेज बताइए, कितने होते हैं, कितने वर्टिब्रा होते हैं? मैंने शुरू में बताया था, कितने वर्टिब्रा होते हैं? लगभग 31। ठीक है, अब हम तो वर्टिब्रा को पूरा काउंट करेंगे, चाहे वो फ्यूज हो चाहे ना हो। ठीक है, कितने? 31 गिनेंगे। फ्यूज हो गया है तो भी वो वर्टिब्रा ही कहलाएगा ना, उनका तो नंबर है ना। आप बिल्डिंग बनाते हो, आपने प्लॉट लिया है, एक प्लॉट के बाजू में दूसरा प्लॉट, दूसरे प्लॉट के बाजू में तीसरे, चौथे, पांचवे, ऐसे क्रम से प्लॉट बना हुआ है। और जब घर बनते हैं तो एक मकान बनता है तो उनके बाजू वाले भी तो बनाएगा ना जी, फिर बाजू वाले भी बनाएगा। तो हर एक मकान का अपना नंबर रहते हैं, भले ही वो मकान सट करके बना हो, बीच में एक भी गैप ना हो। जब दो मकान के बीच में एक भी गैप ना हो, वो आपस में जुड़ जाता है और सामने वाले देखने वाले को लगता है कि शायद वो किसी एक ही मालिक का हो। कलर सेम रख दिया, डिजाइन सेम रख दिया, तो ऐसा लगता है शायद एक ही मालिक इन दो मकानों का मालिक है, ऐसा लगता है। इसी प्रकार हमारा वर्टिब्रा है या कोई भी जॉइंट है, पड़ोस पड़ोस जो पार्ट है वो आपस में जुड़ जाता है। तो हमारे शरीर में 7 सर्वाइकल है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, 12 थोरेसिक है। आप सभी को मालूम है 12 थोरेसिक, पीठ के स्पाइन। ठीक है, और कमर का जो वर्टिब्रा है, लंबर वर्टिब्रा, वो कितने हैं? 5 लंबर का है। अब उसके बाद सेक्रम है, सेक्रम कितने हैं? 5 सेक्रम है। सेक्रम कितने काउंट होते हैं? 5। याद रखना, मैं अभी 5 सेक्रम तक बता रहा हूं। अब सेक्रम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? S1, S2, S3, S4, S5, इतने ही होते हैं ना, S5 तक। अब ध्यान देना यहाँ पर, लंबर हर, चाहे सर्वाइकल हो चाहे लंबर हो, हर वर्टिब्रा के बीच में ना गद्दी होता है। हर वर्टिब्रा के बीच में गद्दी होता है, क्या बोलते हैं? गद्दी। और उस गद्दी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क बोलते हैं ना, डिस्क। उस डिस्क को क्या बोलते हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क के नाम से जानते हैं। दो वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क होता है, उस डिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी आप लोग को ये समझ आ गया, दो वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गद्दी या इंटरवर्टिब्रल डिस्क के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो सेक्रम होते हैं ना, सेक्रम S1, S2, S3, S4, S5, इन सेक्रम में पहले नंबर का जो सेक्रम है S1, S2 के साथ जुड़ा रहता है। अगर आप लोग का एक्सरे या MRI कराया जाए ना, आप लोग का MRI कराया जाए, तो मेरे ख्याल से 99.9% लोगों का सभी पांचों सेक्रम आपस में जुड़ा रहता है। S1, S2, S3, S4, S5 आपस में जुड़ा रहता है, याद रखिएगा। मगर इसमें डिस्क आपस में पता नहीं चलता, आपस में पूरा जुड़ करके फ्यूज हो गया है, और इनमें डिस्क पता नहीं चलता कि डिस्क कहाँ है। और जहां पर जुड़ा रहेगा वहां पर एक उभार जैसे दिखता है, एक जैसे बांस का जो गांठे होते हैं ना, बांस में जितने भी बांस है, हर जॉइंट में गांठे पता चलता है बांस का। उसी प्रकार जब सेक्रम जहां जहां जुड़ा रहता है ना, वहां पर एक गांठ के जैसे एक उभार पाया जाता है, जिससे पता चलता है कि वो S1 है, S2 है, S3 है, S4 है, S5 है। आपसे इससे समझ जाते हो, गांठ का पता चलता है, जोड़ों का पता चलता है, मगर सभी जोड़ों आपस में जुड़ा रहता है। अब इनमें से जो S1 है ना, S1 यानी पहले नंबर का सेक्रम वर्टिब्रा, वो S2 से एकदम अलग हो जाता है, वो S2 के साथ नहीं जुड़ता। और वो S1 जो होता है ना, जो S2 के साथ जुड़ा रहना चाहिए, वो S2 के साथ ना जुड़ करके वो अलग वर्टिब्रा के रूप में दिखाई देता है, पूरी तरह से अलग वर्टिब्रा। और देखने वालों को ऐसा लगता है कि वो शायद L6 हो, L5 हो। L5 के बाद लोगों को लगता है शायद ये L6 कहाँ से आ गया, L6 एक्स्ट्रा वर्टिब्रा कहाँ से आ गया, ऐसा लगता है। तो जब S1 वर्टिब्रा S2 से अलग होकर के वो पूरी तरह से स्वतंत्र वर्टिब्रा के रूप में वो दिखाई देते हैं, जिनके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी रहता है, तो S1 का S2 से अलग होने की स्थिति को ही हम लोग लंबराइजेशन बोलते हैं। और इसी लंबराइजेशन का मतलब L5 के बाद L6 के नाम से जानते हैं। S1 को अब S1 वहां पर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? L6 के नाम से जानते हैं। और L6 के रूप में वो एक्स्ट्रा
वर्टिब्रा दिखाई देता है, S1 S2 से अलग होकर के L6 के जैसा अलग वर्टिब्रा के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, लंबराइजेशन के नाम से जानते हैं। ये आप लोग ध्यान देना। आप लोगों ने अभी तक L5 सुना होगा, और अगर कोई बोल देंगे कि L6 वर्टिब्रा किसको बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं जब S1 S2 से अलग होकर के वो अलग से L6 वर्टिब्रा के जैसे दिखता है, जिसे ही हम लोग लंबराइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आप लोग समझना। अब ये जो लंबराइजेशन जो होता है उनका कई अलग अलग वजह हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो लंबराइजेशन का मतलब क्या होता है, वह जगह जहां सेक्रल वर्टिब्रा के ऊपर का यानी कि S1 वर्टिब्रा फ्री या स्वतंत्र हो जाते हैं, S2 से अलग या फ्री हो जाते हैं, जो अपने पास के L5 या S2 वर्टिब्रा से फ्यूज नहीं होते और वो जुड़ता भी नहीं है। यानी कि S1 जो वर्टिब्रा है ना, वो L5 से भी नहीं जुड़ता और S2 से भी नहीं जुड़ता। समझ गया? S1 वर्टिब्रा है ना, वो S2 से भी नहीं जुड़ा रहता और L5 से भी नहीं जुड़ा रहता। वो अपने आप में क्या होता है, फ्री होता है, स्वतंत्र होते हैं। उसी स्वतंत्र S1 वर्टिब्रा को लंबराइजेशन के नाम से जानते हैं। और ये S1 अपने पास के अन्य वर्टिब्रा यानी लंबर वर्टिब्रा के साथ स्वतंत्र रूप से मूवमेंट करते हैं। वो किसी से बंधा हुआ नहीं रहता, वो अपने आप में मूवमेंट करते हैं। अगर L4 अपने आप में स्वतंत्र मूवमेंट कर रहे हैं, L5 अपने आप में स्वतंत्र मूवमेंट कर रहे हैं, उसी प्रकार से S1 वर्टिब्रा भी अपने आप में स्वतंत्र मूवमेंट कर रहा है, जो S2 से बिल्कुल पूरी तरह से अलग है। वो L5 से भी नहीं जुड़ा है, S2 से भी नहीं जुड़ा है, S1 अपने आप में फ्री है। इसी फ्री S1 वर्टिब्रा को हम लोग लंबराइजेशन के नाम से जानते हैं। और इसी L1 वर्टिब्रा को हम लोग वहां पर S1 वर्टिब्रा ना बोल के L6 के नाम से जानते हैं, L6 वर्टिब्रा के नाम से जानते हैं। और ये किसी भी व्यक्ति में आपको अगर MRI में दिखेगा तो आप समझ जाना, लंबराइजेशन लिखा रहेगा तो आप समझ जाना कि S1 वर्टिब्रा अपने आप में फ्री है, स्वतंत्र है। ठीक है, तो L5 और S1 के बीच जो डिस्क होते हैं वह भी एक सामान्य डिस्क के जैसा होता है। क्या होता है, एकदम सामान्य इंटरवर्टिब्रल डिस्क के जैसा रहता है, जैसे बाकी वर्टिब्रा के बीच में डिस्क रहता है। ये यहां तक आपको समझ में आ गया लंबराइजेशन क्या है। S1 पूरी तरह से अलग रहना, एक अलग वर्टिब्रा के रूप में दिखाई देना, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उनमें मूवमेंट होता है, फ्री मूवमेंट होता है। नहीं तो सामान्य हमारे अगर वर्टिब्रा में देखा जाए ना, तो S1 से लेकर S5 तक पांचों वर्टिब्रा आपस में जुड़ा रहता है। मगर कई ऐसे व्यक्ति है, कोई एक दो मिल जाए जिनका S1 पूरी तरह से अलग रहता है और S2 से लेकर S5 तक जुड़ा रहेगा। S2 S3 S4 S5 आपस में जुड़ा है मगर S1 नहीं जुड़ा है। इसी S1 के नहीं जुड़ने की स्थिति को लंबराइजेशन के नाम से जानते हैं। अब आगे अगला भाग है सेक्रलाइजेशन। सेक्रलाइजेशन क्या है? सेक्रलाइजेशन का मतलब होता है ये रीढ़ की हड्डी के एक सामान्य प्रकार के क्या है, अनियमितता होता है। इसमें क्या होता है, जो L5 जो लंबर वर्टिब्रा है, जिसमें लंबर का 5वां नंबर का वर्टिब्रा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, L5। ठीक है, तो 5वें नंबर के लंबर वर्टिब्रा यानी L5 वर्टिब्रा सेक्रल वर्टिब्रा के पहले हड्डी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, S1 वर्टिब्रा से जुड़ जाते हैं। यानी कि L5 वर्टिब्रा जब S1 वर्टिब्रा से पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, जिसे हम लोग सेक्रलाइजेशन कहते हैं। यानी कि L5 सेक्रम के साथ जुड़ जाता है, L5 S1 सेक्रम के साथ जुड़ जाता है, तो उसे सेक्रलाइजेशन कहते हैं। बहुत सरल भाषा में ध्यान आ गया होगा आपको। यहाँ पर क्या है, लंबराइजेशन में क्या है, S1 अलग है, मगर सेक्रलाइजेशन में क्या है, L5 S1 के साथ जुड़ गया है। L5 वर्टिब्रा सेक्रम 1 के साथ आपस में जुड़ गया है, फ्यूज हो गया है, जिसे हम लोग सेक्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। अब L5 वर्टिब्रा जब S1 वर्टिब्रा के बीच में S5 वर्टिब्रा, ठीक है, क्या S5 वर्टिब्रा क्या होता है, L5 का जो वर्टिब्रा है S1 वर्टिब्रा के बीच में जो गद्दी होते हैं, क्या होते हैं, जो गद्दी होते हैं जिसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं, वो सामान्य जो होना चाहिए वो भी क्या हो जाता है,
कैल्शियम की जमावट की वजह से, फ्यूज होने के जमावट की वजह से वो गद्दी डैमेज हो जाते हैं। ठीक है। और ये गद्दी क्या करता है, हमारे स्पाइन को जर्क से बचाता है। गद्दी क्या करता है, स्पाइन में किसी प्रकार के चोट की वजह से जो जर्क आता है, जो शॉक लगता है, उस शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, एक तकिया जैसा काम करता है। वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क होता है, जो गद्दी होते हैं, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं, उनका काम क्या है, स्पाइन में अगर गलती से कहीं पर भी आप गिर गए, चोट लग गए, मार लग गए, एक्सीडेंट हो गए, तो वो तकिया जैसा काम करता है, कुशन जैसा काम करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है, झटका को शॉक एब्जॉर्ब करता है, अवशोषण करता है। ये काम गद्दी का है। और जब L5S1 वर्टिब्रा के साथ जुड़ जाता है, जिसे हम लोग सेक्रलाइजेशन कहते हैं, उनके बीच में जो गद्दी रहते हैं ना, वो कुछ हद तक डैमेज हो जाता है, और वो उनके साइज भी क्या हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जब L5 वर्टिब्रा तथा S1 वर्टिब्रा आपस में दोनों साइड या किसी भी तरफ से पूरी तरह से जुड़ने लगते हैं, या ये L5 वर्टिब्रा तथा S1 वर्टिब्रा आपस में जुड़ करके पूरी तरह से फ्यूज हो जाते हैं, जिसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्रलाइजेशन। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिए, ये मेडिकल टर्म है, आपको ये MRI में, CT स्कैन में या एक्सरे में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर सेक्रलाइजेशन होता है, तो जरूरी नहीं है कि पूरे L5 वर्टिब्रा पूरे S1 वर्टिब्रा के साथ पूरी तरह से चारों तरफ से जुड़ा हो, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कुछ जगह 25% जुड़ा हो, 25%, कुछ L5S1 के साथ 50% ज्वाइंट जुड़ा हो, कुछ जगह पर 75% जुड़ा हो, और कोई व्यक्ति में 100% भी जुड़ा हो सकता है। सेक्रलाइजेशन के भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। अब ये जो सेक्रलाइजेशन का जो अलग अलग प्रकार होते हैं, वो कैल्शियम जमा होने की स्थिति पर निर्भर है कि L5 वर्टिब्रा S1 जो वर्टिब्रा के कौन कौन से जगह पे जुड़ा हुआ है, ये उस फ्यूजन पर निर्भर करता है जहां पर कैल्शियम जमा हुआ है। ठीक है, तो ये फ्यूजन अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं, जिनमें पहला है टाइप 1। और टाइप 1 में क्या होता है, ये कम से कम हमारे जो L5 वर्टिब्रा जो होता है S1 तक, कम से कम 20 mm तक कैल्शियम उसमें जमा हो जाता है। ठीक है, जो L5 वर्टिब्रा का जो जोड़ होता है, उन जोड़ों का जो गैप होता है, उन गैपों में वो कुछ हद तक वो जो मोटाई में कैल्शियम जमा हो जाता है, वो कुछ 20 mm तक होता है। किसी में पूरी तरह से जमा हो जाता है, ऐसा नहीं है कि गैप जो होता है वो पूरी तरह से जमा हो जाए, भर जाए। जब जुड़ना रहता है तो वो ये स्टार्टिंग पीरियड होता है, 10%, 5%, 15%, 20%, 50%, ये धीरे धीरे कैल्शियम का डिपॉजिट होता जाता है। अगर दो जोड़ों के बीच में अगर कैल्शियम जमा हो गया, 20% भी 20 mm भी जमा हो गया, तो एक प्रकार से वो जुड़ने की स्थिति में आ रहा है। ठीक है, और दूसरी प्रकार में क्या होता है, टाइप 2 में क्या होता है, ये कम से कम ज्वाइंट के आधे भाग में पूरी तरह से वो फ्यूज कर दिया है। जो L5 वर्टिब्रा जो होते हैं, वो S1 के साथ पूरी 50% भाग को पूरा कैप्चर कर लिया है, और ये 20 mm हो चाहे 100% mm हो, वो पूरे आधे भाग को पूरा कवर कर लिया रहता है। ये सेक्रलाइजेशन की स्थिति होता है। ठीक है, और कहीं पर भी कैल्शियम अगर कहीं पर भी ज्वाइंट में एक सिरे को भी अगर जोड़ दे, तो आपको मालूम है वो हिलेगा नहीं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने दो लकड़ी को जोड़ना है, तो आप उनको साइड से, आप उनको किसी मेटल से आप या किसी भी प्लेट से आप एक साइड से आप उनको फिक्स कर दो, तो भी वो लकड़ी में मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो एक साइड से पूरा फिक्स हो गया है। ठीक है, अगर आप उनको चारों तरफ से प्लेट से या पट्टी से भी बांध दोगे, तो भी वो मूवमेंट नहीं करेगा। तो मतलब ये है कि आप चाहे 5% भाग को जोड़ो, चाहे 20% भाग को जोड़ो, चाहे 100% भाग को जोड़ो, उस पार्ट में मूवमेंट नहीं होगा, जो पूरी तरह से स्थिर हो जाता है, फिक्स हो जाता है, गति उनका खत्म हो जाता है। तो L5S1 के बीच के वर्टिब्रा में, जोड़ों में
कहीं पर भी अगर कहीं पर भी कुछ कैल्शियम जमा हो जाता है तो ऐसे कंडीशन को हम लोग सेक्रेलाइजेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से L5 और S1 वर्टिब्रा में मूवमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इनके अलावा ये अलग अलग प्रकार में अलग अलग ग्रेड में हो सकता है, किसी में 75% पूरी तरह से जुड़ेगा, किसी में 100% जुड़ेगा। तो उनको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, आप जो भी नाम से आप जानिए, मेडिकल टर्म यही है। आप MRI जब देखेंगे ना तो इसमें लिखा रहता है टाइप 3 सेक्रेलाइजेशन, ये लिखा रहेगा। टाइप 3 सेक्रेलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये दोनों वर्टिब्रा L5 और S1 के कोई भी एक साइड पूरी तरह से फ्यूज हो गया है, कोई भी एक साइड पूरी तरह से फ्यूज। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग भागों में होता है। और टाइप 4 में क्या होगा, पूरी तरह से चारों तरफ एल नंबर जो वर्टिब्रा है, L5 वर्टिब्रा है S1 के साथ पूरी तरह से फ्यूज हो गया है चारों तरफ से, तो ये टाइप 4 है। तो आपने जैसे डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करते हैं ना, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, ये अलग अलग ग्रेड है, अलग अलग आवृत्ति है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी है। तो उसी प्रकार जो लंबराइजेशन हो, चाहे सॉरी जो सेक्रेलाइजेशन है, तो सेक्रेलाइजेशन में भी कैल्शियम के जमा होने का अलग अलग जगह होता है, अलग अलग स्थिति होता है, अलग अलग उनका ग्रेड होता है, अलग अलग उनका टाइप होता है। 25%, 50%, 75%, 100%, इस प्रकार के जो जुड़ने के प्रवृत्ति होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। 25% जुड़ने की स्थिति टाइप 1, 50% जुड़ने की स्थिति टाइप 2, 75% जुड़ने की स्थिति टाइप 3 और 100% जुड़ने की स्थिति टाइप 4। आप इस प्रकार से उनको कैटेगरी में बांट सकते हैं जुड़ने की स्थिति में। ठीक है, और इस प्रकार से सेक्रेलाइजेशन किसी भी व्यक्ति को अगर होता है तो उनका सबसे सामान्य लक्षण क्या होता है, कमर के एरिया में है, L5 S1 में है, तो संभवतः आप अंदाजा लगा सकते हो किसी भी व्यक्ति में अगर सेक्रेलाइजेशन आता है या L5 वर्टिब्रा S1 वर्टिब्रा से अगर जुड़ता है तो इनमें सबसे सामान्य लक्षण क्या होगा। पहली बात तो आप उठेंगे बैठेंगे तो बहुत जकड़न होगा, वहां पर दर्द महसूस होगा, और साथ में जो बटक होता है ना, बटक और पैरों में दर्द और जकड़न भी होगा, क्योंकि आपको मालूम है वहां से निकलने वाला जो नर्व है पैरों के साइड आता है। ठीक है, तो जो L5 का नर्व अगर फ्यूजन की वजह से अगर उनमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, उनके कार्यों में रुकावट आ जाए, तो संभावनीयतः कुल्हों में, जिसे हम नितंब बोलते हैं, बटक बोलते हैं, या पेल्विक रीजन में दर्द आएगा और पैरों में दर्द आएगा, जकड़न आएगा, पहला। दूसरा क्या हो सकता है, उस व्यक्ति को उठने बैठने में तो तकलीफ तो होगा ही, साथ में उनको चलने और दौड़ने में भी कठिनाई होगा। थोड़ा सा दौड़ेगा ना तो कमर पकड़ लेगा, पूरा जकड़ जाएगा, मतलब उस जॉइंट में मूवमेंट जो होता है ना बहुत लिमिट रहेगा, मूवमेंट नहीं रहेगा। समझ लीजिए जब L5 S1 के साथ जुड़ेगा तो वर्टिब्रा में तो मूवमेंट नहीं रहेगा, बाकी वर्टिब्रा में मूवमेंट होगा तो वो चल फिर पाएगा, दौड़ेगा, मगर थोड़ी देर दौड़ने के बाद वो कमर पकड़ लेगा, वो एकदम जकड़ जाएगा, स्टिफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि L5 S1 पूरी तरह से फ्री नहीं है। इनके अलावा क्या हो सकता है, जब किसी भी रोगी को सेक्रेलाइजेशन होता है तो जब हड्डियों में मूवमेंट नहीं होगा और वो स्टिफ हो जाएगा तो व्यक्ति का बैठने का सिस्टम चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोगी का बैठने का कंडीशन चेंज हो जाएगा, कभी राइट साइड जकड़न बढ़ जाएगा, कभी लेफ्ट साइड जकड़न हो जाएगा। अगर ज्यादा दिनों तक एक ही साइड अगर जकड़न रहेगा तो उस व्यक्ति का बैठने का सिस्टम एक साइड हो जाएगा, एक तरफा बैठेगा, और एक तरफा बैठेगा तो क्या होगा, रीढ़ की हड्डी टेढ़ा हो जाएगा। क्या होगा, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन जो होता है ना, टेढ़ा हो जाएगा। और जब रीढ़ की हड्डी जब टेढ़ा हो जाएगा तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी जब एस के आकार का हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैंने बताया था स्कोलियोसिस। क्या बोलेंगे, स्कोलियोसिस के नाम से जानेंगे, एस फॉर स्कोलियोसिस। और रीढ़ की हड्डी क्या बन गया, एस का आकार का। जब रीढ़ की हड्डी एस का आकार का बन जाता है, एस फॉर स्पाइन, एस फॉर स्कोलियोसिस, स्पाइन का स्कोलियोसिस हो जाना। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा हो जाना सामान्य भाषा में। ठीक है, जो किसके वजह से हो सकता है, सेक्रेलाइजेशन की वजह से हो सकता है। अब जब किसी को भी सेक्रेलाइजेशन होता है तो सेक्रेलाइजेशन की वजह से जो L5 S1 जो मनका है, वर्टिब्रा है, ठीक है, तो उनके बीच में जो
गद्दी रहता है, ठीक है, या हड्डी में या गद्दी में डिजनरेशन हो जाता है, या गद्दी घिस जाता है, या उनमें डैमेज हो जाता है, या उनमें टूट फूट हो जाता है, तो फिर क्या होगा? वहां पर मूवमेंट खत्म हो जाएगा, शॉक एब्जॉर्बर कम हो जाएगा, कहीं पर भी थोड़ा जर्क आएगा, गड्ढा आएगा, धड़ाम से एकदम चमक मारेगा। क्या मारेगा? चमक मारेगा, ठीक है, करंट मारने जैसे महसूस होगा। और ज्यादा दिनों तक अगर यही कंडीशन रहेगा, वहां के स्पाइन में मूवमेंट नहीं रहेगा, तो आसपास के मसल्स में सूजन आ जाएगा, ठीक है, हड्डी में भी सूजन आएगा और मसल्स में सूजन आ जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? आर्थराइटिस। आर्थराइटिस किसको बोलते हैं? जोड़ों के सूजन को, ठीक है। तो जोड़ों के सूजन को क्या बोलेंगे? आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये L5S1 सेक्रलाइजेशन की वजह से वहां के मसल्स में और हड्डियों में सूजन आ जाएगा। जब हड्डियों के जोड़ों में सूजन आएगा तो उसे बोलेंगे आर्थराइटिस के वजह से, आर्थराइटिस के नाम से जानेंगे। अब अगर किसी भी व्यक्ति को सेक्रलाइजेशन हुआ है तो उनके क्या क्या कारण हो सकता है? पहली बात, जब व्यक्ति को शुरुआती स्टेज में जब प्रॉब्लम होता है ना, तो वो अभी आपको बताया थे, वो इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, ध्यान नहीं देते, ठीक हो जाएगा, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, खान पान सही करेंगे, मूवमेंट करेंगे, ठीक हो जाएगा। मगर जब ये धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ता जाता है ना, तब उस व्यक्ति को डॉक्टर का याद आता है, और डॉक्टर फिर सलाह देता है MRI कराओ, CT स्कैन कराओ, समझने के लिए। फिर क्या होगा? फिर कारण समझ में नहीं आता है किस कारण से आया है, पेशेंट भी नहीं बता पाएगा। वो पेशेंट बोलेगा मैं तो कभी गिरा ही नहीं हूँ, मैं तो सामान्य बैठने का काम करता हूँ, सामान्यतः कुली कबाड़ी काम करता हूँ, सामान्यतः ये काम करता हूँ, अपने रोजगार का कारण बताएगा, मैं ये काम करता हूँ और गिरा नहीं हूँ। फिर कारण क्या हो सकता है? तो सबसे पहली बात, ये जो अगर किसी व्यक्ति को अगर सेक्रलाइजेशन हो रहा है, तो सेक्रलाइजेशन होने के कई अलग अलग वजन हो सकता है, कई अलग अलग कारण हो सकता है, जिनमें एक कारण हो सकता है फ्रैक्चर। पहला कारण, जिन लोगों को फ्रैक्चर हुआ है तो फ्रैक्चर की वजह से सेक्रलाइजेशन हो सकता है, पहला। अगर फ्रैक्चर नहीं हुआ है तो कौन सा कारण हो सकता है? व्यक्ति का गलत पोजीशन बैठे रहना। जैसे ऑफिस में बैठने वाला लोग जो काउंटर संभालते हैं, उनका काम पैसा लेना देना और खाली टाइम पे ऐसा एक से टेढ़ा होकर के बैठना, तो गलत पोस्चर में बैठना सेक्रलाइजेशन का कारण हो सकता है। ज्यादा देर तक बैठना, जरूरत से ज्यादा देर तक बैठना सेक्रलाइजेशन का कारण हो सकता है, क्योंकि पूरे शरीर का ऊपरी भाग का वजन L5S1 में पड़ता है। अगर शरीर को अगर मूवमेंट नहीं करेंगे, चलेंगे नहीं और ज्यादातर बैठे रहेंगे, तो उस शरीर का लोड की वजह से उस एरिया में ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है, जिसकी वजह से सेक्रलाइजेशन हो सकता है, यानी कि रक्त संचार की कमी, ब्लड में एसिड बनने की वजह से एसिडोसिस के कारण सेक्रलाइजेशन होता है, ठीक है। और जब ब्लड सप्लाई की कमी होगा हड्डियों में, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑस्टियोपेनिया। क्या बोलेंगे? ऑस्टियोपेनिया के नाम से जानते हैं। हड्डियों में ब्लड सप्लाई की कमी को ऑस्टियोपेनिया कहते हैं। और जब ऑस्टियोपेनिया होगा तो क्या होगा जी? हड्डियों को प्रॉपर मात्रा में ब्लड सप्लाई की कमी के कारण क्या होगा? कैल्शियम ठीक से नहीं मिलेगा, और जब कैल्शियम ठीक से नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वहां के हड्डियों में डिजनरेशन होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे धीरे वहां के कैल्शियम टूटेगा, दूसरे का जमा होता जाएगा, और कई जगह पर हड्डियां खोखले हो जाएंगे, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस बोलेंगे। कई जगह पर जोड़ों आपस में जोड़ता जाएगा। तो कई रोगी में दोनों कंडीशन दिखता है, एक तरफ ऑस्टियोपोरोसिस है तो दूसरी जगह फ्यूजन है। ऐसे कंडीशन आप लोगों ने स्पाइन में देखे होंगे, एक्सरे में देखे होंगे, या MRI में देखे होंगे। फिर इसको समझ पाना मुश्किल जाता है कि मैंने पहले क्या चीज को ठीक करूं, या ऑस्टियोपोरोसिस ठीक करूं कि फ्यूजन ठीक करूं कि क्या ठीक करूं। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए 125 DCC देना है, कैल्शियम देना है। अगर फ्यूजन है तो ज्यादा कैल्शियम देंगे तो और वहां पर कैल्शियम जमा हो जाएगा, तो यहाँ पर कंफ्यूजन आता है, फिर क्या करें, ठीक है। तो पहला कारण फ्रैक्चर की वजह से हो सकता है, दूसरा ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से हो सकता है, तीसरा ब्लड में एसिड बढ़ने की वजह से हो सकता है, चौथा कारण हो सकता है स्कोलियोसिस, गलत कंडीशन में बैठने की वजह से, गलत मुद्रा में, गलत पोस्चर में बैठने की वजह से हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस या डिजनरेशन की वजह से हो सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जीन्स की गड़बड़ी, जेनेटिक, ठीक है। तो क्या होता है, कई बार बच्चा जब गर्भ में रहता है
गर्भ में 9 महीने पलता है, तो उस डेवलपमेंट के दौरान जो फीटस होता है गर्भ में, तो फीटस के डेवलपमेंट के दौरान कई बार बोन का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता, स्पाइन का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। और उस डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होने की वजह से क्या होगा, जैसे कि कई बच्चे में देखे होंगे स्पाइना बाइफिदा आ जाता है। स्पाइना बाइफिदा वो जो कि जन्मजात प्रॉब्लम है, गर्भ के दौरान डेवलप होता है, जो फॉलिक एसिड की कमी के कारण आता है। ठीक है, अगर किसी भी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड की कमी हुआ, तो फॉलिक एसिड की कमी की वजह से प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगा, और जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म अगर गड़बड़ होगा तो जीन्स भी गड़बड़ होगा, जीन्स भी ठीक से नहीं बनेगा, जीन्स अपना काम नहीं करेगा, क्योंकि जीन्स को बनने के लिए प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए फॉलिक एसिड चाहिए। ठीक है, तो पहले फॉलिक एसिड, फिर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होगा तो डीएनए जीन्स बनेगा, और जीन्स अच्छे तरह से बनेगा, अच्छी तरह से डेवलप होगा जीन्स, तो हमारे शरीर का जितना भी सिम्टम्स है उन सबको डेवलप करने का काम करेगा। अगर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म अगर सही नहीं रहेगा तो जीन्स में म्यूटेशन आएगा, जीन्स में म्यूटेशन आएगा, जीन्स में उत्परिवर्तन आएगा, और जीन्स के म्यूटेशन के वजह से फिर क्या होगा, शरीर का जो प्रॉपर ग्रोथ होना चाहिए, प्रॉपर डेवलप होना चाहिए ना, वो प्रॉपर नहीं होगा, फिर ये बीमारी प्रॉब्लम आएगा, स्पाइन से रिलेटेड बीमारी आ जाएगी। कई लोगों में स्पाइन शॉर्ट होता है, कई लोगों में स्पाइना बाइफिदा होगा, कई लोगों में स्पाइन से रिलेटेड नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, मेनिंजोमाइलोसिल, माइलोसिल, है ना, ये सब आप लोगों ने नाम सुने होंगे। ठीक है, ये सब जेनेटिक प्रॉब्लम होता है गर्भ के दौरान, फॉलिक एसिड की कमी की वजह से होने वाला सब बीमारियां है, जो सिक्वेलाइजेशन का कारण है। अगर किसी व्यक्ति को अगर सिक्वेलाइजेशन हुआ है, ठीक है, अगर किसी रोगी को अगर सिक्वेलाइजेशन हुआ है, तो उस कंडीशन में उनका पता कैसे लगाएंगे, क्या ऐसे चेक करेंगे जिससे वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि जोड़ आपस में जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये देखना चाहिए कि जो भी रोगी है, तो उनका वर्तमान स्थिति को देखते हुए रोगी का जो हिस्ट्री है और उनका जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, उनके साथ वास्तविक डायग्नोसिस के लिए कुछ इमेजिंग टेस्ट की जरूरत पड़ेगा। पहले हिस्ट्री पूछेंगे, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन करेंगे, और साथ में कुछ क्लिनिकल डायग्नोसिस जो होता है, एग्जामिनेशन है, वो करना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत फिजिकल एग्जामिनेशन में उनका उठने बैठने, चलने फिरने, बैठने का स्थिति देखेंगे, वो किस तरह से उठता बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कहीं एक साइड तो टिल्ट तो नहीं हो गया है, ये सब आप ऑब्जर्व करना। दूसरा एक्सरे, एक्सरे के माध्यम से पता चलेगा L5 वर्टिब्रा S1, L5 और S1 के बीच में ना जोड़ों में सफेद सफेद ज्यादा गहरा कलर दिखाई देगा, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि वहां पर कैल्शियम जमा हुआ है। इसके अलावा एमआरआई में भी यही स्थिति है, L5 और S1 वर्टिब्रा के जोड़ों में कैल्शियम एकदम सफेद सफेद चमकदार दिखाई देगा, और सीटी स्कैन में भी ये दिखाई देगा। ये जो आप एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे के माध्यम से पता लगा सकते हो कि उस व्यक्ति के L5 S1 की स्थिति क्या है। इनके अलावा बहुत ज्यादा वजन या मोटापा के कारण लंबोसेक्रल स्पाइन में भार ज्यादा पड़ता है, तो भी एक कारण हो सकता है। तो वजन सामान्य रहना चाहिए। अगर किसी का सामान्य उम्र में भी वजन बहुत ज्यादा हो गया, 80 किलो, 90 किलो, 70 केजी भी सामान्य से ज्यादा हो गया, तो इससे कई लोग का तो क्विंटल होता है, तो पूरे शरीर का लोड L5 S1 में पड़ेगा, तो निश्चित रूप से वो सेक्रेलाइजेशन होने का संभावना बढ़ जाता है। और इनके अलावा पोषक तत्व और मिनरल्स या विटामिन की कमी, तो विटामिन में फॉलिक एसिड की कमी भी स्पाइन का प्रॉब्लम होने का जिम्मेदार है। ठीक है, स्पाइन का ज्यादातर प्रॉब्लम फॉलिक एसिड की कमी। ठीक है, गुरुजी हमेशा बोलते थे फॉलिक एसिड की कमी की वजह से स्पाइन का प्रॉब्लम आता है। मिनरल्स में कैल्शियम की अधिकता हो सकता है। ठीक है, और पोषक तत्वों की कमी, प्रोटीन की इनबैलेंस, ये सब कारण हो सकता है। और स्पाइन के आसपास की मसल्स अगर कमजोर हो जाता है, इससे स्पाइन का जो पकड़ने का जो ताकत कम होता है। अगर स्पाइन को पकड़ने वाला जो लिगामेंट है, स्पाइन को पकड़ने वाला लिगामेंट अगर कमजोर हो जाए तो स्पाइन का पकड़ कम हो जाता है, लिगामेंट स्पाइन को पूरी तरह से पकड़ नहीं पाता, जिसके वजह से वर्टिब्रा आपस में बैठना चालू हो जाता है, और ज्यादा समय तक अगर यही कंडीशन रहेगा तो स्पाइन में ज्यादा दबाव की वजह से वो आपस में जुड़ना चालू हो जाता है। ठीक है,
जो डिजनरेशन का कारण हो सकता है, ये एक सामान्य कारण हो सकता है। और ज्यादा देर तक ही एक ही पोजीशन में बैठे रहना ये सामान्य रूप से होता है, जिसकी वजह से स्पाइन में मूवमेंट नहीं हो पाता। तो अगर आप बैठते हो, आधा घंटा बैठ गए, 2 मिनट के लिए टहल लीजिए, फिर आकर के बैठ जाओ, फिर 5 मिनट के लिए टहल लीजिए। कुछ इस तरह से उठने बैठने चलने का अगर भूमिका करते रहोगे और ज्यादा समय तक एक ही पोजीशन में स्थिर बैठे रहने से ये प्रॉब्लम आता है। ऐसे कंडीशन को दूर करना, मूवमेंट करते रहना, है ना, स्पाइन का। अब यदि किसी व्यक्ति को सेक्रलाइजेशन हो गया है तो उनको न्यूरोथेरेपी से कैसे ठीक करेंगे, इनके लिए क्या क्या उपचार है? तो उपचार आप वही देना जो प्रॉब्लम का कारण है, ठीक है। अब प्रॉब्लम का जो जो कारण आपको बताया है, तो उस कारण से रिलेटेड सवाल आप उस व्यक्ति से पूछना। कभी गिरे थे क्या, एक्सीडेंट लगा था क्या, फ्रैक्चर हुआ था क्या, फैमिली में किसी और मेंबर को था क्या, उनके मदर्स जो जो प्रेगनेंसी अवस्था में जो जो कंडीशन अपनाते थे, फॉलिक एसिड की कमी, कैल्शियम की कमी या अन्य प्रॉब्लम जो उनको थे, वो सब फैक्टर को पूछना, है ना। और पानी पीने की स्थिति को पूछना। न्यूरोथेरेपी के आधार पर म्यूकस जीरो का पॉइंट चेक करना, म्यूकस जीरो में ज्यादा दर्द है तो एसिड बढ़ा हुआ है। वजन चेक करना होगा, अगर वजन ज्यादा है तो उनको कम करने का प्रयास करना विभिन्न एक्सरसाइज या थेरेपी के माध्यम से, ठीक है। ये सब आप कारण से रिलेटेड आप सवाल जितना ज्यादा पूछेंगे तो कारण उतने ही ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो सेक्युलराइजेशन का अगर प्रभावी ट्रीटमेंट अगर आपको चाहिए तो अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां भी आप अपना सकते हो। जरूरी नहीं है कि न्यूरोथेरेपी ही पूरी तरह से उनको ठीक करने में कैपेबल हो। कुछ हद तक न्यूरोथेरेपिस्ट को भी दूसरे चिकित्सा पद्धति का सहारा लेना पड़ सकता है, और जो कि गलत नहीं है। हमको ऑप्शन चुनना चाहिए, पर्याय होना चाहिए हमारे पास। अगर आप एक अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट हो तो थोड़ा योगा जानने में क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा योगा सीख लीजिए, थोड़ा कुछ एक्सरसाइज सीखने में क्या प्रॉब्लम है ना। ये आपके लिए भलाई का ही काम है। आप ऐसा कोई भी फैक्टर ना करे जिससे उनको नुकसान हो। तो कुछ 2-4 ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। कुछ डाइट का भी जानकारी आपको रखना चाहिए। अगर आपके पास ये नॉलेज अगर रहेगा, है ना, न्यूरोथेरेपी एक अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट तो हो ही, मगर कुछ ऑप्शन में थोड़ा थोड़ा हर एक चिकित्सा के बारे में नॉलेज रखें, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो सेक्युलराइजेशन के उपचार में न्यूरोथेरेपी उपचार के साथ साथ कुछ सहायक चीजों की भी जरूरत आपको पड़ सकता है। जैसे कि अब सेक्युलराइजेशन हो गया तो इससे हो सकता है कि स्पाइन का पोस्चर गड़बड़ हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आप कुछ मसल रिलैक्सेशन के लिए फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो, फिजिकल मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है, जो न्यूरोथेरेपी से हटकर है। मगर उस व्यक्ति को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं कि अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आपको थोड़ा मसल रिलैक्सेशन के लिए फिजिकल एक्सरसाइज आपको करना है। इनके अलावा क्या बोल सकते हैं, बैठे बैठे कुछ योगा कर सकते हैं, फिजिकल मूवमेंट, ठीक है। इनके बाद पीठ ज्यादा न झुके। कई लोग क्या है आजकल झुक करके ज्यादा समय तक बैठे बैठे झुक करके काम करते हैं, जिसकी वजह से गर्दन सामने झुक जाता है, पीठ का भाग ऊपर उठ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में शोल्डर को सपोर्ट देने के लिए आप एक बैक ब्रेस आता है, क्या आता है, बैक ब्रेस, है ना। जहां ज्यादा समय तक काम कर रहे हो तो वहां पर कुछ समय तक लिए आपका जो चेस्ट, पीठ और शोल्डर को सपोर्ट देने के लिए एक ब्रेस आता है, वो आप लगा लीजिए। बाइक में चल रहे हैं तो बैक ब्रेस लगा लिए, ताकि इसमें जर्क करने लगे, आपका शोल्डर है ना या बैक है, पीठ है, वो थोड़ा सीधा रहे। और ज्यादा देर तक लगा के भी नहीं रखना, ज्यादा देर तक भी लगा के रखोगे तो हो सकता है कि स्पाइन का कर्वेचर चेंज हो सकता है। तो पहले बिगड़े हुए स्थिति को सुधारने का प्रयास करें, है ना। बैक ब्रेस अगर आपके पास उपलब्ध है तो पेशेंट को आप सजेस्ट कर सकते हैं। ये कुछ दिन अगर ज्यादा हैवी ड्यूटी कर रहे हैं तो लगा करके यूज कर सकते हैं। और इनके अलावा कुछ अगर सूजन ज्यादा है तो आप स्प्रे छिड़क सकते हैं। न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट तो देंगे ही, मगर उनके सहायक में कुछ स्प्रे है, मुंह वगैरह है, या सूजन को कम करने वाला, है ना, कुछ स्प्रे आता है, वो आप लगा सकते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी स्प्रे आता है वो, या दवाइयाँ है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ है, होम्योपैथी है, जो चीज से अगर पेशेंट को अच्छा लगता है फॉलो करवाइए, ठीक है। क्योंकि जो इतना क्रिटिकल कंडीशन है कि उनको ठीक होने में टाइम लग सकता है, और हम लोग ये प्रयास करें हम किसी अन्य चिकित्सक का बुराई न करते हुए पेशेंट को ठीक होने के लिए एक माध्यम बन सके, इस ऐसा प्रयास करें। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कब किस चीज की जरूरत हो जाए कह नहीं सकते। अगर आप लोग भी बीमार पड़ेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप पूरी तरह से न्यूरोथेरेपी से ठीक हुए हो, कहीं ना कहीं आपको दूसरे थेरेपी की तरफ जाना भी पड़ सकता है, चाहे आप हो चाहे परिवार के हो, ठीक है। तो सबका उपयोगिता कहीं ना कहीं होता ही है, तो सबका जरूरत हो सकता है।
इसलिए कभी भी अन्य चिकित्सक का बुराई नहीं करे, आप अपना कार्य बेहतर से बेहतर करिए, ये आप लोग का काम है। और आप बेहतर करते हुए भी रिजल्ट आने में अगर टाइम लग रहा है तो हो सकता है कि आप उनके पर्याय में दूसरा चिकित्सा आप उनको पालन करने के लिए बोल सकते हो। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिए। और अगर न्यूरोथेरेपी अगर ट्रीटमेंट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सेक्रेलाइजेशन के उपचार में आप क्या क्या दे सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर सेक्रेलाइजेशन अगर हो गया हो तो इसे ठीक करना बहुत ही कठिन काम है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, एक बार नहीं कई बार बोल चुका हूँ ये शब्द, कठिन काम है, क्योंकि बिगड़ने में बहुत समय लगा है और उनमें बहुत ज्यादा डिजेनरेशन की कंडीशन आ गया है, फ्यूजन की कंडीशन आ गया है। फ्यूजन और डिजेनरेशन दोनों हो सकता है, इन्फ्लेमेशन तो होता ही है, स्टिफनेस, कई सारे सिम्टम एक साथ आ जाता है, तो ठीक होने की संभावना बहुत कठिन रहता है। फिर भी हम प्रयास करेंगे ठीक करने के लिए। और जो जो कारण है तो उस कारण को ध्यान में रख करके जब ट्रीटमेंट देंगे तो निश्चित रूप से उस रोगी में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देंगे। फिर भी अगर मूल कारण को ध्यान में रख करके अगर कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं तो रोगी का जो असंभव चीज है, असंभव जो प्रॉब्लम है, उनको हम संभव में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपका पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव ट्रीटमेंट, यही होना चाहिए। तो कोई भी कारण है उनको ध्यान में रख करके ट्रीटमेंट देना है। न्यूरोथेरेपी किसी भी रोग के मूल कारणों को ठीक करने के लिए जाने जाते हैं, पहली बात तो, ठीक है। जिससे रोग के कारण से आए कितने भी लक्षण हो वो लक्षण अपने आप ठीक होने लगते हैं। इसी क्रम में सेक्रेलाइजेशन जो प्रॉब्लम आए हैं तो सेक्रेलाइजेशन के उपचार या ट्रीटमेंट में रोगी के जो प्रॉब्लम है मूल कारणों को ठीक करना है। तो इसके लिए सबसे पहली बात आप कारण को ध्यान देंगे तो रोगी से पूछना, अब क्या आपको ये प्रॉब्लम एक्सीडेंट या मार लगने की वजह से आया है। अगर रोगी हाँ बोलता है तो आप क्या करोगे। रोगी ने हाँ बोल दिया, हाँ मैं गिरा था, मुझे चोट लगा था, एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, या सर्जरी के बाद आया है, अगर बोल दिए तो आप वहां पर क्या लिखोगे, इंजरी ट्रीटमेंट, आप एक साइड में लिख के रख लेना कि ये कारण आ रहा है। दूसरा, अगर व्यक्ति को प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कमजोर है या मिनरल से विटामिन की कमजोरी है, कम है, काफी सालों से कम है, तो उस स्थिति से रिलेटेड सवाल जवाब करना। फॉलिक एसिड की कमी है, आप चेक करना। फॉलिक एसिड का कंडीशन आपको मालूम है ना, शरीर में कहाँ चेक करते हैं, वो स्थिति चेक करना। हल्का छूने पर दर्द है, 4 नंबर का दर्द फॉलिक एसिड में है, आप समझ सकते हो कि हो सकता है कि उनको जन्मजात भी हो सकता है ये प्रॉब्लम, बाद में भी डेवलप हुआ हो सकता है, एक्वायर्ड किया हो सकता है। तो फॉलिक एसिड की कमी है तो फॉलिक एसिड से रिलेटेड ट्रीटमेंट देना। पेट की गड़बड़ी है, वे डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, बहुत ज्यादा गैस एसिड बन रहा है, तो उनको ठीक करने के लिए देना। पोषक तत्वों की कमी हो सकता है, तो पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन, विटामिन और मिनरल से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो ऐसे कंडीशन में रोगी को क्या करना, पहले पेट सेट करना, पेट सेट करना, ठीक है। ओल्ड यूडीएफ है, पेट सेट करने के ये बहुत सारे फार्मूला है, तो उनमें से आप वो फार्मूला आप उपयोग कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक पॉइंट के आधार पर फार्मूला यूज कर सकते हैं। इनके अलावा म्यूकस जीरो में दर्द है, म्यूकस जीरो में दर्द है तो एसिडोसिस की कंडीशन है, ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ा हुआ है। अगर म्यूकस जीरो में दर्द है तो कौन सा ट्रीटमेंट देना है, पूछने की जरूरत है क्या, एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला, ठीक है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को गर्भ से स्पाइन में प्रॉब्लम आया है, गर्भ से ही जन्मजात प्रॉब्लम आया है, तब फिर क्या करोगे, पूछने की जरूरत है किसी से, न्यूजीन्स फार्मूला, टारगेट ट्रीटमेंट। और कई लोगों में एक से ज्यादा कारण आता है तो उनको सीक्वेंस में कैसे ठीक करे, यह भी एक फैक्टर है ना। तो म्यूकस जीरो में दर्द है तो एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला, जन्मजात है, जेनेटिक प्रॉब्लम है तो न्यूजीन्स फार्मूला। और विटामिन डी की कमी से अगर ये प्रॉब्लम आया है, विटामिन डी की कमी से डिजेनरेशन हुआ, डिजेनरेशन के कारण कैल्शियम L5S1 में जाकर जमा हो गया जो फ्यूजन में कन्वर्ट हो गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, पहले पेट सेट करोगे और 125 DCC देना है। 125 DCC कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, ठीक है। अब अगर किसी को डिजेनरेशन के कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो गया हो तो ऐसे कंडीशन में भी आप रोगी को ओल्ड यूडीएफ 125 DCC देना। सेक्रेलाइजेशन के साथ ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना बढ़ जाते हैं, क्योंकि जहां पर सेक्रेलाइजेशन हुआ है, फ्यूजन हुआ है,
हो सकता है वो कैल्शियम वहां डायरेक्टली ना आकर के किसी दूसरी जगह से टूट करके आया हुआ हो, घिस करके आया हुआ हो, डिजनरेशन के कारण आया हुआ कैल्शियम हो, तो ये भी एक संभावना रहता है। तो ऐसे कंडीशन में पेट सेट करना और 125 DCC फार्मूला देना, ठीक है। और डिजनरेशन की कंडीशन है तो डिजनरेशन को ठीक करने के लिए क्या करना, बाकी सब कारणों को ठीक करना, लास्ट में 1 थायराइड पी 9 सेकंड देना। क्या करना, 1 थायराइड पी 9 सेकंड देना। तब बाकी सब कारणों को ठीक करने के बाद लास्ट में और क्या करना है, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई अन्य बीमारी की वजह से अगर प्रॉब्लम आया है, सेक्रेलाइजेशन हुआ है, कौन कौन सी स्थिति में सेक्रेलाइजेशन हो सकता है, पैरालिसिस की स्थिति में हो सकता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की वजह से हो सकता है जिसमें फिजिकल मूवमेंट कम रहता है, कई ऐसे बीमारियां जिसमें फिजिकल मूवमेंट कम रहता है ना, तो ऐसे प्रॉब्लम में फ्यूजन हो सकता है जोड़ों में, तो ये पैरालिसिस हो सकता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकता है, सेरिब्रल पाल्सी के कारण हो सकता है, या कई बड़े बड़े बीमारियां बेड रेस्ट होने के कंडीशन में हो सकता है ना। इन सब कारणों की वजह से अगर सेक्रेलाइजेशन आया है तो जो मेन बीमारियां है उनको ठीक भी करना है और सेक्रेलाइजेशन की कंडीशन को ठीक करने के लिए जो जो कारण है उनको ठीक करना है। हड्डियों में इन्फेक्शन के कारण अगर सेक्रेलाइजेशन हुआ है तो इन्फेक्शन को कैसे ठीक करेंगे, इन्फेक्शन के लिए आपको पहचानना है कि कौन से प्रकार के इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है कि वायरल है। वायरल इन्फेक्शन है तो वायरल ट्रीटमेंट, बैक्टीरियल है तो कौन सा ट्रीटमेंट, आप कुंडली वाला ट्रीटमेंट दे सकते हैं ना। और कुछ नहीं तो लीवर का जो सेट है ना, 1 पॉइंट लीवर, CNNS गॉल लीवर, 20 टू फिंगर गॉल लीवर, 1 पॉइंट गॉल, 1 पॉइंट लीवर, ये ट्रीटमेंट दीजिए इन्फेक्शन के लिए। फिर आपको लगता है तो हाफ कुंडली 20-13 वाले देकर के वायरल ट्रीटमेंट दे दीजिए। इससे फंगल, बैक्टीरियल और वायरल तीनों प्रकार के इन्फेक्शन में ये फार्मूला काम करेगा। और इनके अलावा ये सब फार्मूला कारण के आधार पर जब देंगे, ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट को, कारण के आधार पर जब ट्रीटमेंट पेशेंट को देंगे तो केमिकल ट्रीटमेंट के बाद में लास्ट में आपको क्या करना है, फिजिकल ट्रीटमेंट देना है। फिजिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या हो सकता है, MRT घिसाई हो सकता है, साइटिका सेटिंग हो सकता है, एब्डोमेन सेटिंग हो सकता है, प्री पेल्विक पॉइंट हो सकता है ना। ये सब फिजिकल पॉइंट आप अप्लाई कर सकते हो, ब्लड सप्लाई इनटू लेग कर सकते हो, है ना। ये सब फिजिकल पॉइंट आपके लिए कारगर है पेशेंट को ठीक करने के लिए, कुछ हद तक उनको रिलैक्स करने के लिए। तो ये कारण आपको सेट करना है। अब इनमें कौन से ट्रीटमेंट को प्रायोरिटी के आधार पर सेट करना है, ये निर्भर करता है पेशेंट का कंडीशन, किन किन कारणों से ये आया है और पेशेंट में कौन कौन से कारण दिख रहे हैं प्रॉब्लम को सेट करने में। तो हो सकता है अगर पेशेंट को मार लगा हो, साथ में एसिड भी बढ़ा हो और साथ में जेनेटिक कंडीशन हो, एक साथ तीनों कंडीशन आ गए, अब क्या करोगे, कौन सा ट्रीटमेंट दोगे। एक तो पेशेंट को मार भी लगा है, एक्सीडेंट हो गया, L5S1 में चोट लग गया, इसकी वजह से सेक्रेलाइजेशन आ गया है, एसिड भी बढ़ा हुआ है, कौन सा एसिड, एसिड तो एसिड ही है, मसल कमजोर हो गया है, मसल स्ट्रेंथ के लिए क्या चाहिए, लैक्टिक एसिड चाहिए एनर्जी के लिए, और जेनेटिक प्रॉब्लम है तो कौन सा फार्मूला दोगे जी, पूछने की जरूरत है। तो आपको मैं एक फार्मूला बताया था, अभी लेटेस्ट वाला बताया था ना, इंजरी ट्रीटमेंट, लैक्टिक एसिड, प्योर फॉलिक और न्यूजिन। सेक्रेलाइजेशन होने में इन चारों कारणों का अहम भूमिका है, ठीक है। तो ये फार्मूला दीजिए, चोट भी लगा है, लैक्टिक एसिड की कमी की वजह से एनर्जी की कमी हो गया है मसल्स में, अगर मसल स्ट्रेंथ लेना है तो लैक्टिक एसिड का बढ़ना जरूरी है। लैक्टिक एसिड कब बनता है, कब बढ़ता है, ग्लूकोज के टूटने से, ठीक है। जब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना रहता है तो उस टाइम ग्लाइकोजन को अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो पायरुविक एसिड में बदलता है, और पायरुविक एसिड को फिर भी ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और वही लैक्टिक एसिड ब्लड में आकर के जब मसल्स में जाता है ना तो मसल्स में ताकत आता है, हार्ट मसल में जाएगा तो हार्ट मसल्स में स्ट्रेंथ आता है। तो हार्ट मसल के लिए लैक्टिक एसिड बहुत ही अच्छा चीज है। भले ही ब्लड में एसिड बढ़ा है मगर वो लैक्टिक एसिड कभी कभी आपके भलाई के लिए काम करता है, ऊर्जा के लिए काम करते हैं, एनर्जी के लिए काम करता है। इसलिए हम बार बार लैक्टिक एसिड देते हैं ताकि वहां के मसल में स्ट्रेंथ आए, जो बैठे हुए व्यक्ति तुरंत खड़ा हो जाए।
ठीक है। जब किसी का श्वास फूल रहा है, दम फूल रहा है, तो वहां पर लैक्टिक एसिड की जरूरत पड़ता है, ताकि वो मसल को स्ट्रेंथ दे करके उनको ऊर्जा दे सके। ठीक है। तो इसलिए इंजरी ट्रीटमेंट लैक्टिक एसिड, क्लोरफॉलिक और न्यूजिल फार्मूला आप दे सकते हो। कुछ दिन दीजिए, 10 दिन दीजिए, 15 दिन दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद और कुछ कारण दिख रहा है तो आप जो जो कारण आप बना लो सेक्रेलाइजेशन के लिए, जितना कारण है, और पेशेंट को जो जो कारण है आप मुझे लिखिए, 2 या 3 कारण। मैं आपको ग्रुप में ही बता दूंगा, या अगले सेशन में जब आऊंगा तो ये कारण किसी के वजह ये कारणों से पेशेंट को सेक्रेलाइजेशन आया है, उनका सीक्वेंस में ट्रीटमेंट कैसा सेट करें, आप बस इतना ही पूछ लीजिएगा। ठीक है। वो मैंने आपको अगले सेशन में बता देना है। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं छिपाना है, बताना ही है सीक्वेंस कैसे निर्धारित करना है। आज टाइम हो गया है, 10:37 हो गया है। ठीक है। अगर लगता है कि अभी के सेशन में 5 मिनट प्रश्नोत्तरी अगर रख ली जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप लोगों के लिए 5 मिनट सवाल जवाब के रूप में, है ना, बैठा हूं। आप अभी भी पूछ सकते हैं कौन कौन से कारणों के आधार पर सेक्रेलाइजेशन आया है, उनमें ट्रीटमेंट कैसे प्रायोरिटी सेट करना है। हाँ जी। सबसे पहले पंडित अभिषेक जी, जी। तो सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, आज का सेशन में 3 शब्द आया है। कौन कौन से शब्द आया है? फ्यूजन, रंबराइजेशन, सेक्रेलाइजेशन। ये इन तीनों चीज में आपको समझ में आया है कि नहीं? सर आ गया, समझ में आ गया है, ठीक। अब लेकिन वो क्या है ना। बोलिए जी। हाँ हाँ, बोलिए सर, और क्या बोल रहे थे आप? नहीं, बस यही है, तीनों टॉपिक, तीनों शब्द है स्पेन से रिलेटेड था, और ये तीनों आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, बस यही पूछना नहीं, था। नहीं, हाँ समझ बोलिए। में आ गया है सर। अभी वो क्या है, थोड़ा सा ट्यूबलाइट है ना, 2-3 दिन बाद जलेगी वो। हाँ? लेकिन ये जो आपने बताया ना सर, ये लैक्टिक एसिड का, ये बहुत अच्छा बताया कि हार्ट की मसल्स को मजबूत करने के लिए भी लैक्टिक एसिड बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ये अभी तक किसी ने नहीं बताया था। अच्छा, दूसरा प्रश्न ऐसा है सर कि जो हम आपने बताया लेक्चर के दौरान कि एंटी कैल्सिफिकेशन ट्रीटमेंट ज्यादा देने से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, हाँ जी। तो वो कई क्या, जगह वो घुटने। ऑस्टियोपोरोटिक, कई जगह ऑस्टियोपोरोटिक की कंडीशन आ जाता है, तो हाँ, आपको एंटी कैल्शियम कंटिन्यू नहीं देना है, बीच बीच में 125 डीसीसी फार्मूला देना है इनको मैनेज बराबर करने के लिए। बराबर बराबर। तो सर, उस दूसरा सवाल ये है कि क्या 125 देने से ऑस्टियोफाइट्स और स्पर बढ़ेंगे शरीर के अंदर? देखो, 125 डीसीसी एक हार्मोन है जो ब्लड के माध्यम से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्या करता है? ब्लड के माध्यम से सिर्फ एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। बोन का बढ़ना और बोन का टूटना बोन सेल पर निर्भर है। आप वहां देखेंगे कि बोन अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो वहां का ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट ज्यादा एक्टिव है, और जिस जगह का कैल्शियम टूट रहा है तो वहां पर ऑस्टियोक्लास्ट ज्यादा एक्टिव है। ठीक है। तो उस स्थिति में क्यों ऐसा हो रहा है कि बोन जो डिजनरेशन और ऑस्टियोपैथ हो रहा है ना, तो वहां के जीन्स पर निर्भर है। क्योंकि शरीर का जो भी फंक्शन टूटना और बनने की प्रक्रिया का निर्धारण कौन कराता है? जीन्स कराता है। कौन कराता है? जीन्स कराता है। चाहे एक सामान्य सेल के अंदर हो, चाहे बोन सेल के अंदर हो, चाहे आरबीसी, चाहे जो भी फॉर्मेशन हो, इन सब का निर्धारण कौन करता है? जीन्स करता है। तो हमको जीन को प्रॉपर सक्रिय करना है, उनके कार्यों को रेगुलेट करना है, ताकि ये डिजनरेशन और ऑस्टियोपाइथ के कंडीशन में कंट्रोल हो, नियंत्रण हो। ठीक है। बाकी ठीक है आपको सर। ब्लड सप्लाई आप बढ़ाइए, मेटाबॉलिक सुधारिए, और बाकी जीन्स यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक प्रॉब्लम का इशू आ रहा है। ठीक है सर, फिर ये जो है ना, ये थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड इशू लग रहा है। है कैल्शियम ना? मेटाबॉलिक कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, जीन्स से उसका संबंध, इस पे एक छोटी सी आप क्लास ले लेंगे सर कभी बाद में। तो ये ठीक है। 125 डीसीसी प्लस कैल्शियम मेटाबॉलिज्म प्लस जीन्स की जो थ्योरी है, ये आप हाँ, ये सर तीनों कभी टॉपिक को मत। आप, हाँ तीनों टॉपिक का ना मुझे ना पिन कर देना, या मुझे पर्सनली भेज दीजिएगा। हाँ, हो सकता है बस। अगले लेक्चर में ये आपको बता हाँ, दिए जाए। क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और ये आज तक क्लियर नहीं हो पा रहा है
कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, तो आप वो बता देंगे तो अच्छा रहेगा सर। थैंक यू। बस बता दिया। 125 डीसीसी बनता कहाँ है? किडनी में। किडनी में बनता है, किडनी में बन करके ब्लड में आता है, और ब्लड में आकर के वो किडनी में यूरिन के थ्रू जो कैल्शियम पेशाब के रूप में बाहर जा रहा है, उस कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करेगा। पहला किडनी से रीअब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरा इंटेस्टाइन में वही ब्लड के माध्यम से आएगा और इंटेस्टाइन से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करेगा। तो 125 डीसीसी का मुख्य काम क्या है? कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करना, रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना। तो 125 डीसीसी क्या काम कर रहा है? सिर्फ ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ा रहे हैं ना जी, वो हड्डियों में नहीं बढ़ा रहा है। वो कहाँ बढ़ा रहा है? ब्लड में बढ़ा रहा है। बाकी हड्डियों में बढ़ाने का काम कैल्सिटोनिन, नाम सुने कैल्सिटोनिन? कहाँ बनता है? थायराइड ग्लैंड में। वो कैल्सिटोनिन ब्लड से कहाँ जाएगा? बोन में ट्रांसपोर्ट कर रहा है कैल्शियम को। ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? कैल्सिटोनिन दे रहा है। 125 डीसी का रोल सिर्फ एब्जॉर्बेशन करना है। ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? कैल्सिटोनिन कर रहा है। कहाँ तक? ब्लड से बोन में। कैल्शियम को कौन पहुंचा रहा है? कैल्सिटोनिन पहुंचा रहा है। और जब कैल्सिटोनिन ज्यादा हाइपर होगा तो ब्लड से कैल्शियम निश्चित रूप से बोन में ज्यादा बढ़ेगा और बोन से एक्टिव होगा ऑस्टियोब्लास्ट। कैल्सिटोनिन ऑस्टियोब्लास्ट ये दोनों मिलकर के हड्डियों में, बोन में कैल्शियम को बढ़ा रहा है। तो फिर हाइपोथायरॉइड में क्या होगा इसके वजह से? हाइपोथायराइड में कैल्सिटोनिन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाइपोथायराइड में T3 T4 ही प्रभावित होता है, कैल्सिटोनिन प्रभावित नहीं होता है। ओके, ध्यान रखना ये बात को। कैल्सिटोनिन का संबंध पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं है। थायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड, हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड का संबंध T3 T4 से है। ओके, ठीक। TSH का संबंध T3 T4 से है, कैल्सिटोनिन से नहीं। इसलिए कैल्सिटोनिन ब्लड से कैल्शियम को बोन में डाल रहा है और वहां पर ऑस्टियोब्लास्ट उनको पैक कर रहा है कैल्शियम को। ठीक है, तो 125 डीसीसी एब्जॉर्ब कर रहा है, कैल्शियम ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ये दोनों में ये डिफरेंस रखना। ठीक है, चलिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग के माइंड में ये सब सेट होना जरूरी है। और ये पता नहीं कहीं पुस्तक में लिखा है कि नहीं लिखा है, और कहीं कहीं से ये माइंड में मेरा आ जाता है तो आप लोगों के लिए निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट। सर ये बहुत अच्छा बताया कैल्सिटोनिन के लिए। हाँ, वेरी गुड। डबल आवाज आ रहा है, एक बोलिए। हाँ, वो मैं बता रही हूँ सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर कैल्सिटोनिन का बहुत ज्यादा क्लियर हुआ जो आपने बताया। क्या बोले? कैल्सिटोनिन की पॉइंट है तो ज्यादा क्लियर हुआ आपके बताने से। पंडित जी आवाज डबल आ रहा है मुझे। अभी नहीं आएगा, अभी भी आ रहा है। हाँ आप बोलिए। कैल्सिटोनिन का जो सब्जेक्ट था ज्यादा क्लियर हुआ, इनका कहना है। अच्छा, चलिए ठीक, धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट। अनूप सर नमस्कार। नमस्कार जी। अनूप सर, आपने जो बोला ना कि इधर तो कैल्शियम जमा हो गया एक तरफ और एक तरफ ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, फिर जो 125 डीसीसी आप देने के लिए बोल रहे हैं तो वो ऑस्टियोब्लास्ट होकर के वो और हड्डी में जमा रहा है, तो उसमें जो है अब वहां पर कैल्सिटोनिन के फंक्शन को रोकना है। ठीक है, कैसे रोकना है? वो जीन्स है ना, वो निर्धारण कर रहे हैं, जीन्स निर्धारण करेगा उसका। अच्छा, जीन्स देने से वो हो जाएगा ना? जीन्स ट्रीटमेंट देना ना जी, न्यू जीन्स फार्मूला। थैंक यू सर। हाँ सर, तो कैल्सिटोनिन के लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है? है ना जी, फोर थायराइड ही देना, अलग से है ही नहीं। फोर थायराइड से ही आज तक कैल्सिटोनिन देते जा रहे हैं। ओके। हाँ सर थायराइड पी भी तो है। थायराइड पी ऑस्टियोब्लास्ट को उकसाने के लिए है। लेकिन जब हम थायराइड और थायराइड पी को साथ में देते हैं तब तो कैल्सिटोनिन का ही काम करता है ना। भगवान, थायराइड का संबंध मैंने बताया था ना, जो थायराइड पी दे रहे हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए है, मगर उनका संबंध कैल्सिटोनिन के साथ नहीं है। क्या बताया था मैंने? पिट्यूटरी ग्लैंड का संबंध कैल्सिटोनिन के साथ नहीं है, मगर थायराइड पी हम पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए दे रहे हैं। और वो पिट्यूटरी ग्लैंड किसके लिए दे रहे हैं? ग्रोथ फैक्टर के लिए, ग्रोथ हार्मोन के लिए दे रहे हैं।
कैल्सिटोनिन के लिए नहीं दे रहे हैं। बोन ग्रोथ के लिए थायराइड पी दे रहे हैं। ये लोग आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं तो आप जिंदगी भर कंफ्यूज में रहोगे। ठीक है, थायराइड पी से हम कैल्सिटोनिन को नहीं उकसा रहे हैं, थायराइड पी से हम ग्रोथ हार्मोन को उकसा रहे हैं, और ये ग्रोथ हार्मोन ब्लड के माध्यम से बोन सेल में जाएगा और बोन सेल में ऑस्टियोब्लास्ट को उकसाएगा। ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो थायराइड पी ब्लड में आएगा, सॉरी, थायराइड पी पिट्यूटरी ग्लैंड को उकसा करके ग्रोथ हार्मोन को उकसाएगा, और ग्रोथ हार्मोन जब ब्लड में आएगा तो ब्लड के माध्यम से बोन में जाएगा, और बोन में जो ऑस्टियोब्लास्ट है ना उनको उकसाएगा, और ऑस्टियोब्लास्ट को उकसा करके क्या करेगा, कैल्सिटोनिन वहां पर जो कैल्शियम ले जा रहा है उस ऑस्टियोब्लास्ट के द्वारा बोन का पैकिंग करेगा, बोन का निर्माण करेगा। चलिए ठीक हो गया, क्लियर? चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही, बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट। सर मेरा क्वेश्चन है सर।